चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि जो गवर्नर वाला वीडियो हमने बनाया था वो आप सबको बहुत अच्छा लगा। आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़े, मुझे अच्छा लगा। और इसी उत्साह के साथ ये चीफ मिनिस्टर वाला वीडियो मैं आज आपके लिए एक लेकर आया हूँ। और इसको हम तीन पार्ट्स में जो है वो बनाएंगे इस चीफ मिनिस्टर वाले वीडियो को, क्योंकि काफी लेंदी है। एक बार में 2 से 3 घंटे का वीडियो आप देख भी नहीं पाते हैं। ये जो पहला पार्ट है हमारा, इसमें हम 1956 से 1980 तक की बात करेंगे, और फिर 1980 से 2000, और फिर 2000 से लेकर 2022 तक। और कोशिश करेंगे कि इसमें गागर में सागर वीडियो हो पूरा, हर वो बात समाहित की जाए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वीडियो बनाने का भी हमारा जो उद्देश्य है वो केवल और केवल ये है कि ये आपका एग्जाम क्वालिफाई कराए, प्लस आप अवेयर हो। ठीक है, एक जैसे जिज्ञासु व्यक्ति के अंदर जो बातें होना चाहिए वो आपके अंदर है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से बड़ा बड़ा कर सुनेंगे तो शायद कुछ हिस्से जो काम के हैं वो शायद आप उनको कनेक्ट ना कर पाए एक दूसरे से। इसलिए पूरा शुरू से आखिरी तक आप इसको जो है देखने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले तो चूंकि हम चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर लें कि एक्चुअल जो है वो चीफ मिनिस्टर के बारे में जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है वो क्या बात जो है वो कहता है। फिर उसके बाद जो है वो हम चीफ मिनिस्टर से जुड़े हुए जो है वो मतलब इश्यूज जो है उसको देखेंगे। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में जो है वो स्टेट के बारे में प्रोविजन है। मतलब मैं आपको पहला पेज से दिखा देता हूँ सभी को। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है द स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है उसमें जो चैप्टर 2 है द एजुकेटिव, जब हम चैप्टर 2 के अंदर जाते हैं तो चैप्टर 2 में ही हमें मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जो है वो प्रोविजन मिलता है। यहाँ आपको दिख रहा हो, और साफ लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, यानी राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी मंत्री परिषद के बारे में जो है वो संविधान के अनुच्छेद 163 में जो है वो प्रावधान है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, कि इस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसका जो हेड होगा या मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो लीड करेगा। दूसरा, एक और अच्छी जो बात आपको याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसका हेड तो चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन जितने उसमें मिनिस्टर होंगे वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। यानी ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन हो गया तो वो 5 ही साल तक जो है वो कार्य करेगी। हाँ, लेकिन ये बात साफ स्पष्ट है, इस लाइन अगर हम 164 को ठीक से पढ़ें, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो मुख्यमंत्री की सलाह पर काम, ठीक है, अपॉइंट होगी। निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री रिजाइन करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना ही पड़ेगा, या इन केस किसी कंडीशन में अगर मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो खुद ब खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी या विघटित हो जाएगी। ठीक है, जो अभी हमको एक दो केसेस में जो है वो देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के केस में भी देखने को मिलेगा। तो ये दो सेक्शंस तो आपको जो है वो याद रखना है। पहला कि मुख्यमंत्री के बारे में आर्टिकल 163, दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड होगा मुख्यमंत्री, आर्टिकल 164। और एक आर्टिकल और आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ और चीफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ। यहाँ पर 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। यानी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजंस लेगी, ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री कार्य करेंगे, उनका एक कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को जो है उसे सूचित करें या उनको जो है उसकी जानकारी दें। तो ये एक आर्टिकल और आप जो है वो याद रखिए, ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पर अब शुरू करते हैं कहानी हमारी कि क्या जो है मध्य प्रदेश की स्थिति थी। तो हम इतना तो जानते हैं ना कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय इस तरह के राज्य नहीं थे जैसे आज की स्थिति थी। वैसी स्थिति जो है हमको देखने को जो है वो नहीं मिलती। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उस समय क्या हुआ, 1950 में जब हम गणतंत्र बने, हम किसी दिन और पूरी कहानी 47 से 50 तक की बात करेंगे। तो जब हम रिपब्लिक हुए
तो उस समय जो हमारे देश के अंदर राज्य थे वो टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ओवरऑल 4 थे, ए बी सी और डी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। बट पार्ट डी जो था उसमें केवल अंडमान निकोबार था। इसलिए तकनीकी रूप से अगर हम केवल स्टेट्स की बात करें, टेरिटरीज को छोड़ दें, तो वो 3 तरह की जो है वो स्टेट्स थी। एक थी पार्ट ए, एक थी पार्ट बी और एक थी पार्ट सी। हमारा जो मध्य प्रदेश भी है जो आज की स्थिति में है, वो भी इन्हीं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी वाले स्टेट्स में जो है वो डिवाइड था। तो उस समय का जो मध्य प्रदेश है वो कुछ इस तरह से था, और आज का मध्य प्रदेश जो है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो। और फिर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो मध्य प्रदेश कुछ इस तरह से रहा। ये जो मैंने बनाया है इस तरह से, इसको फिर से अपन वापस कर देते हैं यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि 1950 की स्थिति में जो अभी हम 1950 की स्थिति में देख रहे हैं, तो 1950 टू 1956 जब तक कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास नहीं हुआ, तब तक की स्थिति में मध्य प्रदेश जो है उसको अगर हम 3 तरह से देखें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट के रूप में देखें, तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ये वाला है, ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ये पार्ट ए स्टेट। ठीक है, ये पार्ट ए स्टेट हुआ करती थी, जिसमें आज का छत्तीसगढ़, ऑलमोस्ट पूरा छत्तीसगढ़ आता है। उस समय छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ वाला भाग था, वो पूरा के पूरा जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो आता था। ये वाला हिस्सा, मतलब जितना ये कर्सर से मैं एक ब्लैक कर रहा हूँ, इसको आप जो है वो सेंट्रल प्रोविंस बरार, इसको बोलते थे केंद्रीय प्रांत बरार, या सीपी बरार के नाम से जो है वो उसको जाना जाता था। और सीपी बरार में उस समय जो है वो चीफ मिनिस्टर थे 1956 से पहले, यानी 50 से 56 के बीच की हम बात कर रहे हैं। तो जब हमारा राज्य का पुनर्गठन हुआ 1956 में, उससे पहले यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे रविशंकर शुक्ल। तो यहाँ पर ये रविशंकर, पूरा पूरा आप लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लिख सकता हूँ यहाँ पर। पंडित रविशंकर जो है वो शुक्ल यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे उस समय। दूसरा जो स्टेट जो है वो हिस्सा आपको दिख रहा होगा इसी से लगा हुआ, वो हिस्सा जो है वो है मध्य भारत वाला, ये पार्ट बी स्टेट थी। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा था पार्ट बी था। इसकी 2 कैपिटल हुआ करती थी, एक यहाँ जो है ग्वालियर हुआ करती थी और एक यहाँ इंदौर हुआ करती थी। इस तरह से 6-6 महीने जो है वो 2 कैपिटल से ऑपरेट होती थी। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उससे पहले यहाँ का पूरा जो है वो शासन व्यवस्था जो जिनके हाथ में थी वो थे लीलाधर जोशी। तो वो लीलाधर जोशी जो है उसको चला रहे थे, यानी यहाँ चीफ मिनिस्टर लीलाधर जोशी थे। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। तीसरा जो है वो पार्ट सी जो स्टेट थे, उसमें 2 क्षेत्र थे हमारे। एक तो ये बीच में आपको दिख रहा होगा भोपाल स्टेट, काफी छोटा एरिया ये वाला, यहाँ पर ये था। और एक ये दिख रहा होगा आपको विंध्य क्षेत्र वाला। ये दोनों जो क्षेत्र थे ये पार्ट सी में आते थे। विंध्य क्षेत्र की कैपिटल रीवा थी और पंडित शंभुनाथ शुक्ल यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। तो शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है, ये यहाँ पर चीफ मिनिस्टर। उस समय एक्चुअल चीफ मिनिस्टर जैसा पद नहीं होता था, उनको प्रधानमंत्री भी कहते थे। पर ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री कहते थे या चीफ मिनिस्टर कहते थे। तो आप ये याद रखिए भाई 56 जब राज्य का पुनर्गठन हुआ उससे पहले यहाँ चीफ मिनिस्टर ये। और भोपाल का तो फिर ऑलमोस्ट सबको याद ही रहेगी। भोपाल से एक ऐसी हस्ती जो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंचे, वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। पूरा लिखा कीजिए आप लोग। एक्चुअल क्या होता है कि दिक्कत ये होती है कि लिखने और बोलने दोनों के बीच कई बार जो है वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती, तो उसको फिर टाइम आपका जाता है उसमें। तो ओवरऑल आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको क्या समझ पड़ रहा है कि ये हमारा जो मध्य प्रदेश था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले की स्थिति में 3 हिस्सों में डिवाइड था। पहला हिस्सा जिसे हम पार्ट ए स्टेट कह रहे हैं, दूसरा जिसे हम पार्ट बी स्टेट कह रहे हैं, तीसरा जिसे हम पार्ट सी स्टेट कह रहे हैं। पार्ट ए स्टेट में जो है वो सीपी बरार या सेंट्रल प्रोविंस बरार वाला जो है वो हिस्सा आता था, यानी जिसको मध्य प्रदेश भी जो है वो कहा जाता था, क्योंकि पहले सेंट्रल प्रोविंस बरार था, बाद में इसी को मध्य प्रदेश कहा गया इतने हिस्से को, तो मध्य प्रदेश भी कहते हैं यहाँ पर अगर कहा जाए। ठीक है, ये सब जो है जगहें वो थी पार्ट ए के अंदर, जो फॉर्मर गवर्नर प्रोविंस थी। यहाँ पर गवर्नर के जो प्रांत हुआ करते थे वो पार्ट ए में आते थे। कभी हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी पे अलग से भी जो है वो बात करेंगे। पार्ट बी जो स्टेट थी, फॉर्मली अगर कहा जाए कि जो है वो प्रिंसली स्टेट थी या यूनियन प्रिंसली स्टेट थी, जिनको कोई राज प्रमुख जो है वो अगर कहा जाए कि चला रहा था। और अगर कहा जाए कि पार्ट सी के अंदर चीफ कमिश्नरी वाली जो है वो स्टेट हुआ करती थी, जैसे भोपाल। तो हमने देखा
कि मध्य प्रदेश में उस समय ये 4 लोग जो है मतलब अलग अलग तरीके से जो है शासन व्यवस्था को जो है वो देख रहे थे। ठीक है, भोपाल में जो है वो शंकर दयाल शर्मा थे, यहाँ मध्य भारत क्षेत्र में जो है लीलाधर जोशी थे, यहाँ शंभुनाथ शुक्ल थे विंध्य क्षेत्र के अंदर रीवा वाले क्षेत्र में, और जो सेंट्रल प्रोविंस बरार था वहां पर जो है आपके रविशंकर शुक्ल थे, जो इस पूरे बेल्ट को मैनेज कर रहे थे। इसी दौरान स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास हो गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हो गया, संविधान में संशोधन भी कर दिया गया। और जब संविधान में संशोधन हुआ तो संशोधन के बाद नए राज्यों का गठन हुआ और फिर हमारे पास 14 नए राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी यानी 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। और उस स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट 1956 है, उसमें आप ये याद रखिएगा, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 9, बहुत आईएमपी है ये सेक्शन, जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि उसका जो पार्ट 2 है उस एक्ट का, उसमें सेक्शन 9 में जो है वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बारे में, कि जो आज का मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है वो कैसे गठित हुआ। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 या सेक्शन 9 में दिए गए प्रोविजन के तहत हो गया। हमारा पड़ोसी राज्य जैसे राजस्थान है वो सेक्शन 10 के तहत गठित हुआ। बॉम्बे स्टेट जो है वो सेक्शन 8 के तहत जो है वो गठित हुई। हालांकि उस समय बॉम्बे था, बाद में महाराष्ट्र हो गया 1960 के बाद। अब साहब यहाँ ये तो बात हो गई, आपको समझ ही पड़ गया कि उस समय की स्थिति क्या थी। अब जब 1956 में मतलब राज्य पुनर्गठन के बाद जब नए राज्य का गठन, तो निश्चित रूप से अगर टेक्निकली आप यहाँ देख पा रहे हो, इसी डायग्राम को अपन रफली माने, ये अब हमारा मध्य प्रदेश इस तरह से गठित हो चुका था, ये मध्य प्रदेश था उस समय। अब इसमें अगर हम एक बच्चे से भी पूछेंगे भाई सबसे बड़ा एरिया कौन सा, तो निश्चित रूप से ये जो सीपी बरार वाला या ये मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा। और यहाँ से कौन लीड कर रहे थे, अभी हमने देखा, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो राज्य की गठन के बाद जब मध्य प्रदेश गठित हुआ तो हमारे जो पहले चीफ मिनिस्टर बने वो बने पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मध्य प्रदेश को फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मिले, यहाँ पर आप देख पा रहे। तो अब हमारी कहानी शुरू होती है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर से। इस समय जो है वो कोई विधानसभा के चुनाव नहीं हुए, और आपको अगर ना मालूम हो तो ये बात याद रखिएगा कि जब हम रिपब्लिक हुए और 1951-52 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, तो उस समय जनरल इलेक्शन के साथ ही यानी आम चुनाव, जिनको आप लोकसभा के इलेक्शन बोलते हैं, टेक्निकली हम जनरल इलेक्शंस भी बोलते हैं और आम चुनाव भी बोलते हैं, उन्हीं के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन हुआ करते थे। तो अब चूंकि 51-52 में इलेक्शन हुए तो निश्चित रूप से नेक्स्ट इलेक्शन कब होना है, 57 में होना है देश के अंदर आम चुनाव। तो अब ये तो कह ही नहीं सकते कि भाई चुनाव होंगे फिर कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। तो चूंकि चुनाव नहीं हुए थे तो इसलिए प्रथम जो विधानसभा हमारी चल रही थी उसका जो समय है वो 56 to 57 क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 57 में तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो ही जाएगी ना जब भारत में जो है इलेक्शन होंगे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के हाथ में जो है वो सत्ता आ गई, है ना। जो है छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां की राजनीति में एक वो बड़ा शहर है, ठीक है, और वो जो है वो सेंट्रल प्रोविंस बरार से भी जो है वो जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से सेंट्रल प्रोविंस बरार, जिसकी कैपिटल मतलब नागपुर थी, वहां के पूरे क्षेत्र से आने के कारण उन्होंने उस क्षेत्र के विकास में भी अपनी एक भूमिका निभाई। आपको याद होगा भिलाई स्टील प्लांट का नाम आपने सुना होगा, सोवियत यूनियन के सहयोग से लगा है। तो वो जो भिलाई में स्टील प्लांट लगा है उसको लगवाने में जो बड़ी भूमिका है वो इन्हीं की है, मतलब इन्हीं के प्रयास से लगा है। आप ये बात भी जो याद रखिएगा, भले अब वो छत्तीसगढ़ में है या नहीं है। और वहां की राजनीति में कितना बड़ा चेहरा होंगे ये बात आपको इससे स्पष्ट होती है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में उन्हीं के नाम से पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो यूनिवर्सिटी भी है 1964 में उनके निधन के बाद जो है वो स्थापित की गई। तो इस तरह से पंडित रविशंकर शुक्ल के हाथ में सत्ता आई। निश्चित रूप से पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। हालांकि उनका जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा, ठीक है। उसके कारण भी दो हैं, क्योंकि वो एक तो पद पर रहते ही उनकी जो है वो मृत्यु। अब इसके पीछे भी थोड़ी सी कहानी है। हालांकि देखिए मेरा ये मानना है कि सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको कहानी किस्सों से थोड़ा बाहर ज्यादा दूर रहना चाहिए। हाँ, आप जब कलेक्ट्री करने लगेंगे, सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, तब कहानी किस्सों के लिए समय आपके पास होना चाहिए। टू दी पॉइंट नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर भी हल्का फुल्का
इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने, तो अब चूंकि चीफ मिनिस्टर बने क्या मतलब जो सबसे बड़े क्षेत्र से जो व्यक्ति था पहले से ही चीफ मिनिस्टर, उसी को उन्होंने कहा कि भैया आप कोई चीफ मिनिस्टर बना। तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए। केंद्र की राजनीति में तो क्या है कि वो बहुत जो है वो उस समय कोई बड़ा नाम थे नहीं, है ना? यहाँ स्थानीय राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा जो है वो नाम था। तो उनको ये पता चला 1956 के जब इलेक्शंस की बात आई कि भैया अब जो है वो इलेक्शन होना है। 1957 में तो इलेक्शन आने ही थे, वहां भारत में भी जनरल इलेक्शन होना था, हमारे यहाँ भी होना था। उनको ये पता चला कि भाई आपकी जो है वो टिकट कटने वाली है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। अब उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अपन दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर पता करते हैं। तो उनके एक मित्र थे डीपी मिश्र, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल एक बड़े घनिष्ठ मित्र थे। वो अभी हम बात करेंगे भी डीपी मिश्र के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो कुछ जाने माने चीफ मिनिस्टर हैं उनमें द्वारिका प्रसाद मिश्र का नाम लेना, ठीक है, बहुत ही आवश्यक है। बहुत मतलब राजनीति में एक अच्छी पैठ वाले जो है वो चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं। तो साहब वो अब जो है वो दिल्ली चले गए पता करने के लिए कि क्या हुआ यहाँ पर, मतलब मेरी टिकट कट रही है या नहीं कट रही, क्या जो भी रहा। और दिल्ली गए तो उनको ये बात समझ पड़ी वहां जाकर कि हाँ शायद मेरी टिकट जो है वो कटने वाली है। और जब मेरी टिकट कटने वाली है तो फिर शायद यही कारण लोग कहते हैं, देखिए मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा अगर अंदर जाने की आवश्यकता नहीं, कि दिल्ली में जब वो थे तो दिसंबर, ये 31 दिसंबर 1956 जो लिखा हुआ है, वहीं पर उनको हार्ट अटैक आया। और हार्ट अटैक से जो है वो वहीं उनका जो है वो निधन। उनके एक मित्र थे दिल्ली में जिनका नाम था सेठ गोविंद दास। और वो गोविंद दास जो है वो उस समय जो है वो एमपी थे, यानी गोविंद दास उनके मित्र थे, एमपी थे गोविंद दास, है ना, ये ध्यान रखिए। लिख देता हूँ यहाँ पर, कभी वैसे तो आएगा नहीं पर फिर भी अपने को पता होना चाहिए। तो वो गोविंद दास के बंगले पे रुके हुए थे और कहते हैं कि वहीं उनको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने से उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। तो 31, ठीक है, दिसंबर 1956 को हार्ट अटैक के कारण जो है वो पंडित रविशंकर शुक्ल का जो है वो निधन। इस प्रकार हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे राज्य के गठन के बाद, उनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु। अब थोड़ी ही देर पहले हमने पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, यानी मंत्री परिषद, फिर से एक बार उसको ले लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो किस पे डिपेंड है पूरी तरीके से? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अलग है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी या मंत्री परिषद जो होगी वो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इस आर्टिकल को पढ़ें जो यहाँ पर है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जाए ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला आर्टिकल वो साफ कह रहा है कि भाई जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह, यानी जो काउंसिल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा यहाँ पर, और मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर ही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद का जो है वो गठन होगा। तो अब निश्चित रूप से ये बात तो साफ जो है वो तय थी कि चीफ मिनिस्टर का जो है वो निधन हो चुका था और मुख्यमंत्री के निधन के कारण जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व। अब अगर कोई नया चीफ मिनिस्टर हम लेकर आते, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते, तो वो प्रक्रिया, ठीक है, उसमें टाइम तो लगता है। तो आनंद फानन में सोचा गया है कि क्यों ना किसी एक ऐसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए कि हमको समय मिल जाए कि हम नए चीफ मिनिस्टर के बारे में सोच पाए। तो आनंद फानन में फिर क्या किया, भगवंत राव मंडलोई को जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया। वो केंद्र की राजनीति में तो कोई बड़ा चेहरा थे नहीं, स्थानीय नेता थे और खंडवा और उसके आसपास के क्षेत्र में वो शुरुआत उन्होंने अपने करियर की नगर पालिका के एक सदस्य से की थी। तो उनको उठाकर जो है वो किसी ने नाम भी नहीं सुना था। कहते हैं कि उनका नाम भी केंद्र की राजनीति में जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े जो नेता थे देश के प्रधानमंत्री, वो तो नाम भी नहीं जानते थे कि कौन थे भगवंत राव मंडलोई। लेकिन चूंकि क्या था कि चीफ मिनिस्टर का निधन हो चुका है और जो है वो अगर चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो अच्छा है कि हम क्या करें कि किसी को एज ए टेम्परेरी अभी चीफ मिनिस्टर बना दे। तो एक प्रकार से कहा जाए कि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने। तो ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की कभी इजाजत नहीं देता कि कोई जो है वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हो। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस बात को जो है वो नहीं लिखा गया कि एक्टिंग जो है वो चीफ मिनिस्टर जैसी जो है वो कोई पोस्ट जो है वो होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि उनकी जो नियुक्ति थी वो एक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में ही थी। क्यों थी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में? क्योंकि उनकी नियुक्ति केवल 21 दिन के लिए,
मतलब वो 21 डेज तक ही जो है वो अपने पद पर जो है वो बने रहे। तो 31 ऑफ दिसंबर को, यानी 31 दिसंबर को पद पर रहते हुए जब पंडित रविशंकर शुक्ल का निधन हुआ, तो उसके बाद जो है यहाँ अगर हम बात करेंगे 31 को ही जो है वो उनको अपॉइंट कर दिया कि आप जो है वो देखो। लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ी और अनोखी बात है, वो भी आप याद रखें कि 31 दिसंबर के बाद भी ये पशुपेश था कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। ठीक है, तो मतलब केंद्र में भी वहां पर ये चल रहा था कि अरे यार हम चीफ मिनिस्टर जो है वो किसको बनाएंगे, मतलब उनके पास कोई चेहरा ही नहीं था, क्योंकि राज्य की राजनीति में जो है वो इतने बड़े जो है वो चेहरे नहीं थे। तो इसमें टाइम लग गया, ये ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि जनरली क्या होता है ऐसे क्वेश्चन उलझा देते हैं। अब 31 दिसंबर 1956 को हो गया पंडित रविशंकर शुक्ल का निधन। नियम तो ये कहता है कि 31 के बाद 1 तारीख को संभवतः अगर कहा जाए नए चीफ मिनिस्टर आ जाते, नहीं 9th ऑफ जो है वो अगर कहा जाए, ये ध्यान रखिए कि वो जो अपॉइंटमेंट थी वो कब हुई, 9th ऑफ जनवरी को, यानी 9 जनवरी 1957 को वो अपॉइंट हुई, ये जो लिखा हुआ है। और 9 से फिर वो 30 तक रहे, यानी लगभग 21 दिन तक जो है वो चीफ मिनिस्टर के पद पर जो है वो रहे। अब इस दौरान केंद्र की जो राजनीति थी, ठीक है, वो चेहरा ढूंढने में लगी हुई थी कि कोई ऐसा चेहरा मिल जाए जिसको हम जो है वो अपना जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दें। तो केंद्र की राजनीति में मध्य प्रदेश से ही, जो आज का रतलाम और उसके आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर, वहां से एक बड़े जो है वो लीडर थे जिनका नाम था कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू को जो है वो राज्य की राजनीति में वो लेकर आ गए। अब कैलाशनाथ काटजू के साथ जो है वो सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट थी वो 2-3 चीजें थी। नंबर 1 कि जिस समय कैलाशनाथ काटजू को मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, यानी 31 जनवरी 1957 में, जो आप यहाँ देख रहे होंगे, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, उससे पहले वो केंद्र में एक बहुत ही बढ़िया पद के ऊपर थे, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अच्छा पद था, वो डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो 30 जनवरी 1957 तक भारत के रक्षा मंत्री थे। तो एक तो रक्षा मंत्री थे यहाँ पर, तो रक्षा मंत्री कोई छोटा मोटा पद तो नहीं होता ना देश का, तो ये भी एक याद रखिएगा कि वो डिफेंस मिनिस्टर थे देश के। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनको ये लगता था कि डिफेंस मिनिस्टर मतलब जब जैसा कहते ना एक तीर से 2 निशाने, वो काम। जवाहरलाल जो नेहरू थे, उन्होंने 2 जो है वो तरीके अपनाए। एक कि इनको उठाकर एमपी की राजनीति में अगर भेज दिया जाए तो केंद्र में जो है वो अपने मन मुताबिक जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ला सकते थे यहाँ पर। और जवाहरलाल नेहरू जिसको डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे वो थे वीके कृष्ण मेनन। तो खुद सुना ही होगा वीके कृष्ण मेनन का नाम, तो डिफेंस मिनिस्टर में विवादों से भी जुड़ा हुआ है, और ऐसे भी जो है वो वीके कृष्ण मेनन का नाम सबको पता होना चाहिए। तो वीके कृष्ण मेनन को कैसे लाएं, क्या करें, ठीक है, क्यों, क्योंकि अच्छा जो कैलाशनाथ काटजू है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बहुत छोटी हस्ती थी। केंद्र की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा रोल था। बड़ा रोल इसलिए था कि जब ये देश स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले वो गवर्नर बने उड़ीसा के। तो सबसे पहला यानी 1947 में तो उनको उड़ीसा का गवर्नर बना दिया यहाँ पर। फिर उड़ीसा के गवर्नर के जस्ट बाद जो है वो 1948 में उनको जो है वो उड़ीसा से लगे लगाए वेस्ट बंगाल में गवर्नर बना दिया। फिर वेस्ट बंगाल के गवर्नर के बाद जब देश जो है वो रिपब्लिक हो गया, यानी गणतंत्र बन गया, और जब जनरल इलेक्शन हो गए, उस समय उनको जो है वो देश का जो है वो गृह मंत्री बना दिया। तो वो होम मिनिस्टर भी थे देश के यहाँ पर, होम मिनिस्टर यहाँ पर। तो यहाँ पर ये होम मिनिस्टर के पद पर भी जो थे, और होम मिनिस्टर के बाद लंबे समय तक रहे होम मिनिस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, देश में बहुत लंबे समय तक, मतलब 1951 से 1955 तक वो देश के होम मिनिस्टर रहे। तो ये छोटा मोटा टेन्योर नहीं होता कि एक व्यक्ति 1951 से, जैसे आज अमित शाह हैं, वैसे उस पद के ऊपर थे, तो कितना बड़ा पद होगा आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो 51 to 55 तक वो देश के होम मिनिस्टर रहे। ठीक है, फिर उसके बाद होम मिनिस्टर से उनको उठाकर कहाँ बना दिया, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, यानी अब वो रक्षा मंत्री पर आ गए। तो 55 में जब वो रक्षा मंत्री बने देश के, तो फिर अब ऐसे व्यक्ति को अगर आप, ठीक है, वहां से राज्य में ला रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि राज्य में, अब केंद्र के रक्षा मंत्री को जो है राज्य में जो है वो आप वित्त मंत्री तो नहीं बना दोगे, या जो है वो क्या कहते हैं कि गृह मंत्री तो नहीं बना दोगे। तो कैलाशनाथ काटजू को लेकर आए वो राज्य की राजनीति में।
दो फायदे हुए उससे। एक तो वहां पर जो है वो वीके कृष्ण मेनन जो है वो भारत के डिफेंस मिनिस्टर बन गए। ये ध्यान रखिएगा, कैलाश नाथ काटजू से पहले भी देश के डिफेंस मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, और कैलाश नाथ काटजू के बाद भी डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट कुछ दिन जवाहरलाल नेहरू के पास रही। फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये पद जो है वो वीके कृष्ण मेनन को दे दिया, और फिर वीके कृष्ण मेनन ने ठीक पूरा 5 साल अच्छा जो है वो रहे, और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के हाथ में एक बार और ये आ। तो भारत में एक लंबा समय अगर डिफेंस मिनिस्टर के रूप में देखा जाए, यानी जैसे कहते हैं ना कि 5 साल तक कौन डिफेंस मिनिस्टर रहा, तो वीके कृष्ण मेनन का जो है वो टेन्योर इसमें आता है। तो आप अगर कहीं भी ढूंढेंगे तो बहुत कम समय मिलता है कि 5-6 साल ऐसे लंबे जो है वो, जैसे ए.के. एंटोनी रहे थे 7 साल, ऐसे लंबे समय तक कोई डिफेंस मिनिस्टर के पद पे रहे। तो अब सब कैलाश नाथ काटजू को मध्य प्रदेश की राजनीति में ले आए। कैलाश नाथ जो काटजू थे, अब काटजू जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो 31 जनवरी 1957 को जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, और जो है वो 14 अप्रैल 1957 तक वो चीफ मिनिस्टर है। अब आप कहोगे 14 अप्रैल के बाद अगला डेट क्यों लिखा, तो उसके पीछे भी कारण ये है कि अब इलेक्शन आ गए, क्योंकि जब वहां पर इलेक्शन होंगे केंद्र में तो यहाँ भी होंगे, तो इसके लिए मैंने जो है वो इलेक्शन कमीशन का एक फाइल भी लिया आपके लिए। तो 1957 का जो मध्य प्रदेश का इलेक्शन था, यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसमें जो बड़ी पार्टीज हैं, एक तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, बीजेएस, ठीक है, भारतीय जनसंघ, ये वही भारतीय जनसंघ जो आज बीजेपी कहलाता है ना यहाँ पर। दूसरी एक बड़ी पार्टी थी उस समय, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब साहब क्या हुआ कि जो 1957 का इलेक्शन है, आपको दिख रहा होगा कि 1957 का जो इलेक्शन था वो टोटल कितनी सीट्स के लिए हुआ था, 288। ये सीट्स चेंज हुई है ना, 288, फिर 320, और फिर अब 230। वो हम आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे बात करते जाएंगे। तो अब जो 1957 के जो इलेक्शन थे, यानी राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन थे, यानी विधानसभा के जो चुनाव थे, वो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिल गई, यानी 232 सीटें तो सीधी सी बात है, एक तरफा जीत। दूसरी सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उसको केवल जो है वो 12 सीटें मिली। तो 12 सीटें तो हैं या ना है, यहाँ पर अगर कहा जाए तो वो बराबर है। फिर भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 12 सीटें जीती थी, इसीलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ही जो एक नेता थे जो उससे चुनाव जीते थे, उनका नाम था चंद्र प्रताप तिवारी। तो चंद्र प्रताप तिवारी को हमने जो है वो अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन विधानसभा बना दिया। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र प्रताप तिवारी जो थे उनका जन्म 1920 में हुआ, और अभी 100 वर्ष हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपको जो है वो पूछा जा सकता है। तो अब हमारे पास ये हुआ कि 1957 के मध्य प्रदेश के विधानसभा में कांग्रेस एक तरफा जीती। प्रजा सोशलिस्ट जो है वो पार्टी, ठीक है, यहाँ पर उसको बहुत कम 12 सीटें मिली, और उसी के जो लीडर थे चंद्र प्रताप तिवारी। ये भी मैं आपको बता दूं कि चंद्र प्रताप तिवारी जो है, यहाँ लिख देता हूं, चंद्र प्रताप तिवारी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्र प्रताप तिवारी जो है वो मध्य प्रदेश में लीडर ऑफ द हाउस, मतलब विधानसभा में जो विपक्ष के नेता या लीडर ऑफ द अपोजिशन विधानसभा में दूसरे नंबर के नेता। इसके पहले विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, ये कभी कोई पूछे तो याद रखिएगा, कोई पूछे विधान, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो, विधानसभा या में विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहले जो थे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बने थे, वो थे विश्वनाथ, ठीक है, यादव राव तामस्कर, यादव राव तामस्कर, ठीक है। ये पहले थे, ये अभी हमारे काम के नहीं, हमारे काम के 1957 के दूसरे इलेक्शन से 1962 तक ये रहे, और इसी समय कैलाश नाथ काटजू जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। अब कैलाश नाथ काटजू थे, कैलाश नाथ काटजू का ऐसे भी कुछ बुनियादी चीजें आपको पहले तो कैलाश नाथ काटजू के बारे में बता दूं, तो वो आप जो है वो पढ़ लीजिए, कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कुछ कैलाश नाथ काटजू के बारे में। पहला कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वो 1942 से 43 तक जो है वो नैनी जेल में नजरबंद रहे। दूसरा, आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल हुआ था, आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उनको जो अरेस्ट किया गया, तो उसका ट्रायल था, वो बड़ा हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने
ठीक है, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, ये कहा जाता था। तो उसमें जो पैरवी करने वाले जो वकील थे उसमें कैलाश नाथ काटजू भी शामिल थे। ठीक है, फिर उसके बाद 1951-52 के बीच वो विधि मंत्री भी रहे, न्याय मंत्री भी रहे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि उड़ीसा और बंगाल में वो गवर्नर के पोस्ट पर 47 से 48 में कैसे रहे। रतलाम के जावरा से थे वो, और मंदसौर में जो गांधी सागर डैम है, एक्चुअल मध्य प्रदेश की फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट आप सभी जानते होंगे, वो जो है वो चंबल वैली प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि सबको मालूम है कि चंबल नदी में अपरदन और बीहड़ की एक बहुत बड़ी जो है वो समस्या है। सबसे ज्यादा अपरदन हम मध्य प्रदेश में अगर नदी के द्वारा कहीं देखते हैं तो चंबल में देखते हैं। तो वो 2-3 उद्देश्य थे उससे, एक तो इरिगेटेड कर देते हैं हम उससे क्षेत्र को, सिंचाई के साधन को बढ़ाना था, दूसरा जो है वो उसकी बाढ़ों को रोकना था। उस हिसाब से वो प्रोजेक्ट आया, लेकिन वो प्रोजेक्ट को फंड इन्होंने ही दिलवाया। प्रोजेक्ट तो आ चुका था इससे पहले ही, 52-53 में वो जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, ठीक है, चंबल वैली प्रोजेक्ट। बट उसकी फंडिंग जो है वो किसने कराई? वो कैलाश नाथ काटजू ने कराई, है ना। वो उस पूरे चंबल क्षेत्र में एक जो है वो बड़ा नाम थे, इसलिए कई बार जो है वो एक बार मुझसे एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि साहब ये चंबल साहब किसे कहा जाता है, तो मैंने कहा कि चंबल साहब किसी और को नहीं कहा जाता, कैलाश नाथ काटजू को ही जो है वो चंबल साहब के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इस तरह से मतलब ये भी याद रखिएगा, वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि भाई किस मध्य प्रदेश के किस राजनेता को जो है वो चंबल साहब के नाम से जाना जाता था। तो कैलाश नाथ काटजू जो थे उनको जो है वो चंबल साहब भी लोग कहते थे। उस पूरे बेल्ट में उनका एक अपना एक रुतबा था, रतलाम और उसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अब कैलाश नाथ जो काटजू थे वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। यानी अब हमारे पास जो है वो मध्य प्रदेश में तकनीकी रूप से देखें तो हमारे पास कौन से चीफ मिनिस्टर हैं? ये तीसरे। पहले तो पंडित रविशंकर शुक्ल हो गए, फिर रविशंकर शुक्ल के बाद यहाँ पर अगर कहा जाए फिर भगवंत राव मंडलोई आए, वो केवल कार्यवाहक थे, और फिर उसके बाद जो है वो कैलाश नाथ काटजू। अब कैलाश नाथ काटजू 62 तक यानी 11 मार्च 1962 तक जो है वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे। अब यही प्रक्रिया अब यहाँ पर जो है वो 62 के बाद की कहानी भी थोड़ी सी अनोखी है। यहाँ तक जो है वो, अब इसके बाद की कहानी को बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो इसमें क्या है कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अब 62 में, ठीक है, यानी यहाँ पर अगर कहा जाए कि कैलाश नाथ काटजू, अब क्या हुआ 62 के इलेक्शंस की बात आ गई। अब 62 का जो इलेक्शन था उसमें एक बड़ा अनोखा उलटफेर हुआ यहाँ, इसलिए मैंने 62 का एक इलेक्शन भी जो है वो खोल के रखा। तो 62 के इलेक्शन में आप देखेंगे कैलाश नाथ काटजू जो है वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लक्ष्मी नारायण जो है वो जमनालाल से जो है वो पराजित हो गए। इनको 13,048 ही वोट मिले और इनको जो है वो 14,548 वोट मिले, यानी केवल 5% के मार्जिन, यानी 1,500 वोट से वो हार गए। यानी यहाँ ये बात साफ समझ पड़ रही है कि कैलाश नाथ काटजू चूंकि केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति में आए थे, इसीलिए उनके खिलाफ एक भीतरघात भी जो है वो जन्म ले चुका था। यानी कांग्रेस में कई ऐसे जो है वो नेता थे जो उनके खिलाफ खड़े हो चुके थे, कई, जैसे तखतमल जैन वगैरह के का जो है वो नाम आता है। वो स्टोरी मैंने आपको इसलिए इसमें जगह नहीं दे रहा हूं मैं कि तखतमल जैन कौन थे, उनका क्या रोल था, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आ सकती, है ना। मेरा उद्देश्य ये है आपके लिए कि भाई एग्जाम में क्या आ सकता है वो आप पकड़ो, बाकी चीजें जो है वो छोड़ दो यहाँ पर। तो चूंकि अब ये हुआ कि साहब वो खुद ही चुनाव हार गए। अब यानी जो आदमी एक राज्य के अंदर 5 साल तक जो है वो चीफ मिनिस्टर रहा, 5 साल के चीफ मिनिस्टर रहने के बाद एक तो वो खुद इलेक्शन हार जाए, दूसरा एक और जो है वो उलझन पैदा हो जाती है कि जो इलेक्शन का जो 1962 का, अब यहाँ देखिए आप 1962 का जो इलेक्शन था, यहाँ अपन 1962 का इलेक्शन, ये अब 1962 के इलेक्शन में कहानी बिल्कुल पलट दी। कांग्रेस के पास अब केवल कितनी सीटें रह गई? 142, यानी 288 में से 142 के ऊपर आ गई, यानी कांग्रेस के पास तो मेजॉरिटी भी नहीं है देखा जाए टेक्निकली तो। और बात के मिला लें तो कुल 144 विधायक ही जीते थे 296 में से। तो अब क्या करें, मतलब वही हो गया ना कि कहीं का रोड़ा कहीं, मतलब जो भानुमति ने कुनवा जोड़ा टाइप। तो इस तरह से अब रहा कि क्या किया जाए, तो आनन फानन में जो है वो ये तय किया गया कि अभी तो जो है वो काटजू के स्थान पर क्यों काटजू हारे,
क्यों कांग्रेस के साथ ये सब हो रहा है, ये सब चीजें चल रही थी यहाँ पर, और जोड़ तोड़ की सरकार जो बन रही थी। इस दौरान जो है वो फिर से एक बार जो है वो मौका मिला भगवंत राव मंडलोई को चीफ मिनिस्टर बनने का। यानी फिर एक बार जो है वो भगवंत राव मंडलोई जो है वो चीफ मिनिस्टर, मतलब भगवंत राव मंडलोई का हाल मध्य प्रदेश में कुछ वैसा ही है जैसा हाल आपको याद अगर आप कर पाए तो गुलजारी लाल नंदा का रहा है ना। तो जब जवाहरलाल नेहरू का निधन होता है तो गुलजारी लाल नंदा आ जाते हैं, फिर जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन होता है तब फिर गुलजारी लाल नंदा आ जाते हैं। तो वो कार्यवाहक थे, ये भी वैसे ही थे, मतलब देखा जाए तो 12 मार्च 1962 से, ठीक है, अगर कहा जाए कि 29 सितंबर 1963 तक भगवंत राव मंडलोई के हाथ में फिर जो है वो सत्ता है। हालांकि अब चूंकि भगवत राव मंडलोई के हाथ में जो सत्ता आ रही जा रही थी वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं थी, मतलब उनको भी मालूम था कि मैं कितने समय तक चीफ मिनिस्टर रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। भीतर घात भी चल रहा था, ठीक है। उस समय जो बड़े नेता थे उनमें जो है वो डीपी मिश्र जैसे नेता भी थे। हालांकि नेहरू के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, तो नेहरू चाह नहीं रहे थे कि डीपी मिश्रा जो है वो चीफ मिनिस्टर बने यहाँ पर, ये भी एक जो है वो कारण है। तो फिर जो अगले चीफ मिनिस्टर आए वो मतलब 62 to 63 वापस भगवंत राव मंडलोई आए। तो इसमें हमारे लिए दो तीन चीजें हैं। एक तो कैलाश नाथ काटजू के बारे में आपको ये याद रखना है कि जैसे अभी मैंने बोला कि उनको चंबल साहब भी कहा जाता है। चंबल के आसपास के क्षेत्र में उनका जो है वो दबदबा था, और पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे, या अब तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में अगर हम दो मुख्यमंत्री की बात कर लें, एक अर्जुन सिंह है और एक कैलाश नाथ काटजू, जिनका केंद्र की राजनीति में कोई बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहे तो कुछ और भी ऐसे, प्रकाशन सेठी के बारे में भी बात करेंगे तो वो भी रहे, लेकिन इनका जो दबदबा रहा वो बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि एक लेवल वाला जो दबदबा था, वो जो है वो दबदबा जो है वो इनका मान सकते हैं। अब यहाँ ये कहानी यहाँ से आगे, मतलब अब अपने सामने आ गया कि ये यहाँ पर तो अब 63 तक फिर से जो है वो मंडलोई के हाथ में सत्ता आई। फिर 63 के बाद एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता आई जो कांग्रेस में भी एक बहुत बड़ा नाम बना, इंदिरा गांधी के काफी करीबी बने, और बाद में जो है वो उनके लड़के अटल बिहारी वाजपेयी के भी बहुत ज्यादा जो है वो करीबी जो है वो बने। ये एक जो है वो बात याद रखना। तो अब यहाँ भगवत राव मंडलोई के हाथ में केवल 63 तक जो है वो सत्ता रही। फिर भगवत राव मंडलोई के बाद अगले जो चीफ मिनिस्टर बने वो द्वारिका प्रसाद मिश्र बने। द्वारिका प्रसाद मिश्र एक बहुत जाना माना नाम जो है वो मध्य प्रदेश की जो है वो राजनीति में माना जा सकता है। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है, अगर कहा जाए 63 में चीफ मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट हुए, और 63 से 67 तक, यानी हम ये कह सकते हैं कि द्वारिका प्रसाद मिश्र का जो टेन्योर है, मतलब पूरा तो 5 साल तो उन्होंने टेन्योर करा ही नहीं, मतलब वो 3 साल के लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे, पर वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम थे, और इंदिरा गांधी के साथ उनके जो है वो संबंध भी जो है वो क्या थे, अच्छे थे। तो इस तरह से अब थोड़ा सा द्वारिका प्रसाद मिश्र के बारे में हल्की फुल्की जानकारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम की है। तो एक तो याद रखिएगा, कृष्णायन नाम का उनका एक जो है वो महाकाव्य है, यानी उनकी एक रचना है जो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखी, पहला। फिर बाकी चीजें भी हम बात करते हैं, और ठीक है। दूसरा, जब प्रांतीय चुनाव हुए 1937 के, तो उसमें वो स्थानीय स्वशासन मंत्री बने। लेखक थे वो बहुत ही अच्छे, यानी मध्य प्रदेश के अगर कहा जाए कि अब तक के जो चीफ मिनिस्टर हैं उसमें आपसे कोई पूछे कि भाई कौन ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिनको हम साहित्य के साथ जोड़ सकते हैं, जिनको मतलब जो अच्छे खासे जो है वो लेखक थे, तो आप इनका नाम जो है वो लिख सकते हैं। कि जैसे सारथी नाम का जो है वो पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन जो है वो शुरू किया। कृष्णायन नाम की जो है वो उन्होंने महाकाव्य लिखा। शारदा, जबलपुर से जो शारदा पत्रिका जो है वो प्रकाशित होती थी, लोकमत जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था उसके वो संपादक रहे। यानी ये कह सकते हैं कि राजनीति में, ठीक है, के साथ साथ साहित्य में भी वो एक जो है वो काफी बड़ा जो है वो नाम थे। तो और काफी मतलब उनके संबंध जो है वो इंदिरा गांधी के साथ अच्छे संबंध जो है वो माने जाते हैं बाद में, ठीक है, क्योंकि जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, उसके बाद कांग्रेस की राजनीति में इंदिरा गांधी एक बड़ा चेहरा बनकर उठी, ठीक है। 66 के बाद तो इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ा जो है वो चेहरा थी कांग्रेस की राजनीति के अंदर। तो उस दौरान जो है वो अगर कहा जाए, अब डीपी मिश्रा के हाथ में जो है वो सत्ता। डीपी मिश्रा का जो मतलब अगर कहा जाए कि जो कार्यकाल माना जाता है, वो कार्यकाल में कुछ 2-3-4 विवाद भी उनके साथ जो हो चुके हैं।
तो पहले तो अपन देखें कि विवाद क्या था। तो एक विवाद था, ये शायद मुझे लगता है कि आएगा तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, गुलाबी चना कांड। क्या गुलाबी चना मतलब जो चना होता है, उसको खरीदने के लिए क्या किया इन लोगों ने, ये तय कर दिया कि एक रसीद कटती थी। वो रसीद जो भी कटाएगा, यानी कांग्रेस कमेटी में, वो उसको जो है वो चने बेचने का जो है वो अधिकार नहीं। तो कहते हैं कि इन्हीं के दफ्तर के बाहर जो है वो ऑफिस बन गया, और उसके बाद जो है वो ये विवाद जो है वो चलने लगा कि कांग्रेस में मतलब भ्रष्टाचार है, और ये जो है वो उन्हीं लोगों को रसीद दे रहे हैं जो पैसा दे रहे हैं इन लोगों को। ठीक है, मतलब चंदा दे रहे हैं कांग्रेस को, उनको जो है वो रिसिप्ट दी जा रही है कि आप अपना चना बेच सकते हैं। तो ये विवाद में भी रहे उस कारण, मतलब अगर कहा फिर मतलब ये तो एक बेसिक कहा जाए। अब हालांकि ये आएगा नहीं इस तरह के विवाद, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कोई इन विवादों के लिए जगह है। तो कहानी किससे अगर हमें सुनना हो तो हम ये जगह के इसको दे सकते हैं कि हाँ, चना कांड जो है वो का संबंध किस चीफ मिनिस्टर के साथ है वहां पर। बाकी उसमें जो है वो कोई महत्व की बात नहीं है। ठीक है, अब इस तरह से ये मतलब शासन करते रहे, अच्छा खासा इनका जो है वो शासन चलता रहा, और इंदिरा गांधी के साथ इनके संबंध भी जो है वो अच्छे रहे। और 63 से जो है वो 67 तक ये बढ़िया इन्होंने शासन किया। 67 के आते आते इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, अब यहां से क्वेश्चन है हमारे लिए एग्जाम के लिए। जब 67 आया 1967, यहाँ ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए काम का, इसको अपन ऊपर भी रख लेते हैं। 67 के आते आते इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बढ़ना शुरू हो गए राज्य की राजनीति में भी, जो है महारानी जो है विजयराजे सिंधिया के साथ। यानी अब यहाँ पर एक जो है वो समस्या हमको जो दिख रही थी, वो ये दिख रही थी कि क्यों थे उसके कारण, क्योंकि ये इंदिरा गांधी इससे कह रहे थे कि भाई आप क्या करो कि प्रीवी पर्स जो है उसको समाप्त कर दो। पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन है, यानी राजा महाराजाओं को जो पैसा जो अपने खर्च के लिए रखने का जो अधिकार था उसको खत्म कर दिया। और फिर ये थोड़ा सा जो है वो राज परिवारों के बारे में बोला भी करते थे। ठीक है, मतलब किसी भी मीटिंग्स वगैरह में राज परिवारों के बारे में जो मतलब अपनी तरीके से जो है वो बोला भी करते थे, उनको ज्यादा महत्व नहीं देते थे। और जो विजयराजे सिंधिया थी, या महारानी विजयराजे सिंधिया थी, वो कांग्रेस में एक अच्छा कहा जाए कि एक बड़ा नाम, क्योंकि कांग्रेस में जो है वो आपको याद हो तो वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी 1957 में, फिर उसके बाद जो है वो 1962 में, और फिर जो है वो अगर कहा जाए 1967 में। लेकिन इनके रवैये और कांग्रेस में उपेक्षा के कारण उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस से उपेक्षा के कारण उन्होंने कांग्रेस से जो है वो रिजाइन ही कर दिया। और इनको ये उनको सीट दिलाने यानी टिकट दिलाने के भी मूड में नहीं थे, यानी वो कह रही थी कि भाई हमारे ये कैंडिडेट्स हैं, इनको जो है वो टिकट दिलाई जाए। उन्होंने कहा साहब नहीं हो पाएगा। तो एक कॉन्फ्लिक्ट काफी जो है वो बढ़ गया। इसका जो परिणाम दिखा वो 67 के इलेक्शन में भी दिखा। जो 1967 का जो इलेक्शन है मध्य प्रदेश का, तो अगर हम 67 का इलेक्शन देखें, तो अगर आप इस इलेक्शन को ध्यान से देखें, तो इसमें एक जो उलझन है वो ये है कि कांग्रेस के पास थी 167 सीटें, और भारतीय जनसंघ के पास, बीजेएस यानी भारतीय जनसंघ के पास जो थी 78 सीटें। और जो विजयराजे सिंधिया थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था उस समय, और फिर कांग्रेस छोड़कर वो विधायकी का चुनाव लड़ी, जबकि वो उससे पहले जो है वो एमपी थी। लेकिन उनको लगा कि नहीं, अब जो है विधायकी, तो इसीलिए मैंने वो इलेक्शन भी यहाँ रखा। तो उन्होंने करेरा से, तो 1967 का अगर आप यहाँ इलेक्शन देख रहे होंगे तो करेरा का नाम तो सुना ही होगा आपने, शिवपुरी में पड़ता है। ठीक है, अभ्यारण्य भी है सोन चिड़िया के लिए फेमस। वहां से वो चुनाव लड़ी, और वहां से वो बीजेएस या भारतीय जनसंघ की ओर से जो है वो चुनाव लड़ी, और उन्होंने जो है कांग्रेस के जी शर्मा को हराया, और थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं हराया। ठीक है, काफी जो है वो बड़ा जो है वो मार्जिन उनका था। ये एक बड़ी जो चीज थी। तो अब विजयराजे सिंधिया को तो मतलब अब तो बदला वाली बात आ गई ना यहाँ पर, अगर कहा जाए कि कैसे ना कैसे करके जो है वो अब कुछ करना है, तो क्या किया जाए। तो उनको ये लगा कि क्यों ना जो है वो कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो तोड़े जाए, और अपने मतलब अगर कहा जाए कंट्रोल वाला जो है वो कोई व्यक्ति जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया जाए। तो 1967 के जो कहा जाए कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के जो चुनाव थे, उन विधानसभा के चुनाव के बाद चीफ मिनिस्टर तो जो है वो द्वारिका प्रसाद मिश्र ही बने। ये ध्यान रखिएगा, यानी ये चौथी जो विधानसभा है, ये इसमें भी आपको दिख रहा होगा द्वारिका प्रसाद। लेकिन द्वारिका प्रसाद मिश्र जो है वो ज्यादा समय तक जो है वो सत्ता जो है वो नहीं चला।
उसका ये कारण था कि जो महारानी विजया राजे सिंधिया थी, उन्होंने क्या करा कि कांग्रेस के अंदर ही, अब कांग्रेस में भी कलह तो बहुत थी उस समय, यहाँ पर मतलब आप कहा जाए कि कलह तो होती है कहीं ना कहीं, राजनीति के अंदर तो कलह जो होती है, जो आगे निकल जाए वो जीत गया। तो कांग्रेस की कलह का उन्होंने फायदा उठाया। अब कलह का फायदा कैसे उठाया कि कांग्रेस में जो कलह थी उस समय, वो कौन थी? गोविंद नारायण सिंह। तो गोविंद नारायण सिंह कांग्रेस से ही थे, ध्यान रखिए, कोई पूछे गोविंद नारायण सिंह एक्चुअल कांग्रेस के ही एमएलए थे। गोविंद नारायण सिंह, गोविंद नारायण सिंह से उन्होंने संपर्क साधा और गोविंद नारायण सिंह को कहा कि आप कांग्रेस को छोड़ दो, ठीक है, और हमारे साथ शामिल हो जाओ। अगर आप हमारे साथ शामिल हो जाओगे तो हम आपको जो है चीफ मिनिस्टर बनवा देंगे। तो गोविंद नारायण सिंह को भी ये ठीक बात लगी कि अगर चीफ मिनिस्टर बनने का जो है वो मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा तो कुछ जो है वो हो ही नहीं सकता। और अगर कहा जाए कि ऐसे अगर हम बात करें कि चीफ मिनिस्टर बने तो वो हम चीफ मिनिस्टर तो बन ही नहीं पाएंगे कभी। तो यहाँ अगर कहा जाए कि गोविंद नारायण सिंह के हाथ में इसके बाद जो है सत्ता आ गई। अब ध्यान से समझना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप। गोविंद नारायण सिंह फोर्थ जो जनरल इलेक्शन असेंबली थे उसी में ही जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वो क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट जो है वो गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर, पूर्ण गैर कांग्रेसी नहीं थे, ठीक है, पूर्ण गैर कांग्रेसी नहीं थे, यानी कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा, फिर ये बाद में वापस कांग्रेस के अंदर जो है वो अगर कहा जाए कि चले गए। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो कांग्रेस के अंदर जो है वो फिर से जो है वो वापस नहीं गए, फिर एक बार जो है वो कांग्रेस में जो है वो वापस जो है वो चले गए। तो गोविंद नारायण सिंह को चीफ मिनिस्टर जो है वो बनवा दिया गया। गोविंद नारायण सिंह अपने एमएलए के साथ जो है वो कांग्रेस छोड़कर विजया राजे सिंधिया के जो है वो संपर्क में आ गए, और जैसे ही वो संपर्क में आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब आपको जो है वो चीफ मिनिस्टर बनवाएंगे। तो 30/7/1967 को गोविंद नारायण सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। अब इसमें बड़ी अनोखी बात यहाँ पर है, गोविंद नारायण सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जो है प्रयास किसने किए? ठीक है, विजया राजे सिंधिया ने। तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए कि आप थोड़ा इतना जानते होंगे कि लीडर ऑफ द हाउस हमेशा कौन होता है? सदन का नेता, चीफ मिनिस्टर, है ना। सदन का जो नेता होगा वो कौन होगा? चीफ मिनिस्टर, सीएम, ठीक है, ये कॉमन बात है। जैसे अगर कहा जाए कि भाई वर्तमान में जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो सदन के नेता कौन है, ठीक है, तो आप कहोगे कि श्री शिवराज सिंह चौहान। इनसे पहले कौन थे? तो आप कहोगे कि कमलनाथ है। लेकिन 1967 से 1969 तक ये जो गोविंद नारायण सिंह वाला जो समय है, इसमें जो सदन की नेता रही, जिस दिन तक गोविंद नारायण सिंह जो है वो सत्ता में रहे, उस समय तक सदन की नेता श्रीमती विजया राजे सिंधिया रही। ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ये पहला ऐसा इंसिडेंट है हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में कि कोई मुख्यमंत्री लीडर ऑफ द हाउस ना, विजया राजे सिंधिया, क्योंकि विजया राजे सिंधिया भारतीय जनसंघ को, अच्छा इसका कारण भी समझ लीजिए, विजया राजे सिंधिया किसको जो है वो अगर कहा जाए का प्रतिनिधित्व कर रही थी? भारतीय जनसंघ का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और गोविंद नारायण सिंह जो है वो कुछ अपने एमएलए के साथ जो है वो उनके साथ आकर जो है वो मिल गए थे, मतलब उनसे शामिल हो गए थे। अच्छा ये भी याद रखिएगा, उस समय तक भारत में कोई एंटी डिफेक्शन लॉ पास नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में साहब जो है वो शेड्यूल 10 जुड़ गया हो, दल बदल विरोधी कानून आ गया हो कि आप जो है वो पार्टी छोड़कर जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद आपकी सदस्यता ही खत्म हो जाएगी, या आप जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाओगे, या जो भी बातें हैं वो सब उस समय नहीं। उस समय एक शब्द जो है वो आम जो है वो कहा जाए डे टू डे लाइफ में जो चलता था, वो चलता था आया राम गया राम। तो ये कोई पूछे कि आया राम गया राम राजनीति का क्या मतलब है? आया राम गया राम का मतलब है जो पार्टी अच्छी लगी उसमें जाके शामिल हो। तो इनको भी यही लगा कि भैया मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, अच्छा है, क्या किया जाए तो शामिल हो जाए। अब शामिल तो हो जाए, यहाँ पर अगर कहा जाए ये, तो इस तरह से वो जनसंघ, अच्छा जनसंघ के पास कितने, भारतीय जनसंघ के पास कितनी अगर कहा जाए सीटें थी? 78 सीटें थी। तो और गोविंद नारायण सिंह अपने कितने एमएलए लेकर गए थे? 36 एमएलए लेकर, ये ध्यान रखिए। इसलिए गोविंद नारायण सिंह चीफ मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन गोविंद नारायण सिंह जो है वो सदन के नेता नहीं बन पाए, वो विजय राजे सिंधिया ही रही इस दौरान सदन की नेता। तो इस तरह से ये जो 2 साल का समय है, ये गोविंद नारायण सिंह का चीफ मिनिस्टर का काल जो है वो काल माना जाता है। और इसमें एक याद रखिएगा कि गोविंद नारायण सिंह को किससे जो है वो चीफ मिनिस्टर माना जाता है? तो उनको माना जाता है संयुक्त विधायक दल से। तो इन सब ने मिलकर, जैसे कहते हैं ना, एक
जैसे आजकल एनडीए यूपीए होता है कि हमने सबने मिलकर जो है वो, अगर हमारे पास मेजोरिटी नहीं आ रही है, 3 या 4 जो है वो अलग अलग पार्टीज मिलकर जो है वो एक अलायंस बना ली। तो इन लोगों ने बनाया था संयुक्त, ठीक है, विधायक दल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त विधायक दल। और संयुक्त विधायक दल के, कोई पूछे संयुक्त विधायक दल जो था उसके पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो आप कहोगे कि गोविंद नारायण सिंह थे। और संयुक्त विधायक दल एक्चुअल क्या एक पार्टी था? आंसर इज नो। इसमें कई पार्टियां थी, जिसमें दो जो बड़ी पार्टियां थी, एक तो जो थी वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, ये आपको याद रखना है। दूसरी जो थी वो भारतीय जनसंघ थी, ठीक है, भारतीय जनसंघ थी। और तीसरी जो इसके अंदर जो पार्टी थी वो थी भारतीय क्रांति दल, ठीक है। उसमें एक भारतीय क्रांति दल नाम का भी जो है वो दल था, वो भी रहा। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी थी, वो भी आप याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इसको पीएसपी के साथ ही बाद में जोड़ दिया गया। तो इस तरह से इन सब पार्टियों ने मिलकर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, इन सब ने मिलकर जो है वो सरकार बनी। अब ऐसी सरकारें आपको मालूम है ना, कहीं का रोड़ा, ठीक है, मतलब वही जो अभी मैंने कहा था कि भाई आप 4 चीजों को जोड़कर अगर कोई चीज बनाओगे तो उसमें बिखराव तो आएगा। 4 चक्के हैं, चारों अलग अलग दिशा में दौड़ लगे। तो 1969 तक इनका मोह भंग हो गया इस पूरी कहानी से। हमने कहा यार बात जम नहीं रही, अपन चीफ मिनिस्टर तो है लेकिन चीफ मिनिस्टर जैसी फीलिंग ही नहीं आ रही अपने को, कोई अधिकार ही नहीं है अपने को, है ना। क्योंकि विजय राजे सिंधिया जो थी उनका कद तो बहुत बड़ा था, आज भी उनका कद बड़ा है। अभी आपने देखा होगा कि ये, अच्छा एक चीज और आप करंट के लिए भी याद रखिएगा विजय राजे सिंधिया जी के बारे में, कि जो राजमाता विजय राजे सिंधिया थी उनके जन्म शताब्दी को 100 वर्ष कंप्लीट हुए। तो उसके ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री जी ने एक सिक्का जो है वो जारी किया था 100 रुपए का। वो आप इंटरनेट पर जो है वो ढूंढकर जो है वो देख लीजिएगा, उनके बारे में थोड़ा सा जो है वो पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1919 से 2019 है ना, 1919 में उनका जन्म हुआ था और 2019 में सरकार ने एक कॉइन जो है वो जारी करा था। यहाँ पर अगर कहा जाए तो विजया राजे सिंधिया या राजमाता विजया राजे सिंधिया, जो भी आप नाम जो है वो याद रखना चाहें, ठीक है। तो ये इतना, बाकी बेसिक अगर कहा जाए एक अच्छी इंफॉर्मेशन और है कि जो राजमाता विजय राजे सिंधिया थी, ठीक है, उनका एक्चुअल नाम जो है वो लेखा देवी था, ठीक है, यहाँ पर लेखा देवेश्वरी देवी, ठीक है, था उनका नाम। बाद में वो विजया राजे सिंधिया कहना। अब 69 में साहब गोविंद नारायण सिंह के हाथ से सत्ता चली गई, यानी उनका मोह भंग हो गया। उनको लगा कि नहीं यार बात नहीं जम रही, वो वापस कांग्रेस में जाने के लिए छटपटाने लगे, ठीक है। उनको लगा कि यार अब कांग्रेस के अंदर जाएं, तो क्या किया जाए। तो इस दौरान फिर जब वो जैसे ही उनके हाथ से सत्ता गई, तो फिर आनंद फानंद में जो है वो, ठीक है, इसी अगर कहा जाए कि ये जो अगर संयुक्त विधायक दल का जो, जैसे कहते हैं ना कि एक मिली जुली सरकार बनाने के लिए एक प्रक्रिया जो है वो संयुक्त विधायक दल की लेकर आए थे, इसी से फिर जो है वो दूसरा व्यक्ति जो है वो चुना गया। वो थे यहाँ पर अगर कहा जाए तो राजा नरेश चंद्र सिंह। तो राजा नरेश चंद्र सिंह जो है, यहाँ अगर हम देखें ये, तो राजा नरेश चंद्र सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। इनके बारे में तो एक ही प्रश्न जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना चाहिए। पहला कि वो 13 ही दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे। दूसरा कि वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जो है वो आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे, है ना, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, तो जो वर्तमान, उस समय तो अब छत्तीसगढ़ भी था मध्य प्रदेश के साथ, तो जो वर्तमान छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, वहां की राजनीति में उनका एक अच्छा खासा मुकाम था। उनके परिवार का भी जो है वो अच्छा खासा जो है वो मुकाम था। वो एक गौड़ राजा थे यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ में जो 22गढ़ के जो राजा हैं, उनमें सारंगगढ़ के राजा जो है, आप याद रखिएगा, राजा नरेश चंद्र सिंह। तो उनकी जो रियासत थी, गौड़ रियासत, उसका नाम था सारंगगढ़। ये मैं लिख दे यहाँ पर। तो सारंगगढ़ के जो है वो राजा जो थे, और रियासतों का जो है वो विलय हो गया। तो विलय के बाद जो है वो कांग्रेस में जो है वो शामिल हो गए, ये ध्यान रखिए। और फिर जो है वो अगर कहा जाए कि कांग्रेस में के साथ जो है वो कांग्रेस में मंत्री भी रहे, कई कैबिनेट लेवल के भी जो है वो मंत्री रहे यहाँ पर। लेकिन इस दौरान जो है वो उनके हाथ में जो है वो सत्ता आ गई, और वो सत्ता, केवल वो सत्ता का सुख ज्यादा दिन तक जो है वो भोग नहीं पाए। यहाँ पर अगर कहा जाए ये इतनी ही दिन तक जो है वो सत्ता का सुख जो है वो उनको मिला। अच्छा, इसके पीछे भी अब एक और कारण है यहाँ पर अगर कहा जाए, वो अब वो जो बात अब बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब हम यहाँ इसके जस्ट पहले के चीफ मिनिस्टर पर जाते हैं ऊपर, है ना, अभी मैं लास्ट में गोविंद नारायण सिंह जब चीफ मिनिस्टर बने 67 से 69 के बीच में यहाँ पर, तो गोविंद नारायण सिंह के बाद ये मतलब फिर जब ये 13 दिन के बाद फिर से जो है वो किसके हाथ में सत्ता आई, तो गोविंद नारायण सिंह के बाद जब अगर कहा जाए 69 में श्यामाचरण शुक्ल के हाथ में सत्ता आई, तो द्वारिका प्रसाद मिश्र के हाथ में सत्ता क्यों नहीं आई? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द्वारिका प्रसाद मिश्र तो जो है वो फिर से, क्योंकि उस समय जो है वो अगर कहा जाए 4th असेंबली चल रही थी, कांग्रेस द्वारिका प्रसाद मिश्र को जो है वो ला सकती थी, लेकिन यहाँ एक समस्या जो हुई द्वारिका प्रसाद मिश्र के साथ, ऊपर मैंने लिखी हुई है, वो आप ये याद रखिएगा। एक्चुअल क्या हुआ कि द्वारिका प्रसाद मिश्र के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे कमल नारायण शर्मा, उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी का जो है मिसयूज हुआ, और इन्होंने इलेक्शन में जो है वो जो तय राशि है उससे ज्यादा पैसा खर्च किया। सब इन्वेस्टिगेट होना शुरू हुआ, तो पता चला कि उन्होंने 249 रुपए 72 पैसे जो है वो ज्यादा खर्च किए। तो जब 200 मतलब 250 रुपए मोटा मोटा माने तो 250 रुपए, तो उनके ऊपर इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने के ऊपर प्रतिबंध लग चुका था। तो इस कारण अब जो है एक ऐसा बड़ा जो चेहरा, मतलब अगर कहा जाए द्वारिका प्रसाद मिश्र बहुत एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस की राजनीति के अंदर, अब वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते थे निश्चित रूप से। तो फिर इस कारण जो है वो ये राजनीति में उठापटक थोड़ी सी दिख रही कि गोविंद नारायण सिंह के बाद क्या यहाँ पर ये राजा नरेश सिंह। फिर लगा कि अब किसको लाया जाए। 69 में जब ये अगर कहा जाए 13 दिन के की सरकार इनकी रही, और 13 दिन के बाद जो है वो, ये तो खैर आप याद रखना चाहें तो कर सकते हैं कि वो उनके पिता जो थे राजा बहादुर जवाहर सिंह के समय वो प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी थे। ये आएंगे नहीं क्वेश्चन, लिख दिया मैंने ऐसे ही। उनकी पुत्री जो रजनीगंधा देवी सांसद भी रह चुकी, उनका 2019 में निधन हुआ। या अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, बाकी ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन इससे बनने वाले नहीं। अब यहां से कहानी है कि 69 में, ठीक है, अब राजनीति में जो है वो एक नया चेहरा जो है, ये नया चेहरा नहीं था एक्चुअल, पंडित रविशंकर शुक्ल के 2 लड़के, ठीक है, एक जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और एक केंद्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है, तो श्यामाचरण शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल जो है वो केंद्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे, और श्यामाचरण शुक्ल जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जो है वो बड़ा चेहरा। तो अब मतलब ये चौथी जो अगर कहा जाए विधानसभा चल रही थी, फिर मतलब अब कहानी जो है वो वापस आ गई। तो अब सत्ता किसके हाथ में आ गई? श्यामाचरण शुक्ल के हाथ में। यानी ये कह सकते हैं कि वो जो संयुक्त विधायक दल वाली जो कहानी थी, वो केवल और केवल कब तक जो है वो फिट बैठी, जो उन्होंने जो है वो कांग्रेस से बगावत करी और जो है वो 2 मुख्यमंत्री बन गए हमारे पास। वो कहानी कब से कब तक बैठी? 1967 से 1969 के बीच वो कहानी चलती है। 69 में वो सब कहानी जो है वो खत्म, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब 69 में जो है वो श्यामाचरण शुक्ल के हाथ में जो है वो सत्ता जो है वो वापस आ गई। अब इसके पीछे भी कहानी ऐसी है कि श्यामाचरण शुक्ल के हाथ में सत्ता आने का मतलब है कि इंदिरा गांधी ने जो है वो उनको सत्ता दे दी। इंदिरा गांधी के बिना तो जो है उनके हाथ में जो है वो सत्ता आ ही नहीं सकती थी। इंदिरा गांधी के साथ जो है वो उनके अच्छे जो है वो संबंध थे। तो इस तरह से 1969 में, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 26 मार्च 1969 को श्यामाचरण शुक्ल जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहला जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो उनका कब तक माना जाता है? यहाँ पर 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972 के बीच। अब श्यामाचरण, या अब यहाँ पर फिर एक नई जो है वो उलझन, श्यामाचरण शुक्ल 72 तक यानी लगभग 2 साल तक ही जो है वो चीफ मिनिस्टर क्यों रहे? उसके बाद क्या हुआ? तो श्यामाचरण शुक्ल के स्थान पर कांग्रेस के अंदर से ही, अब देखो क्या भीतरघात तो चलती हर जगह होता है, वहीं फिर जो है वो एक नया चेहरा श्यामाचरण शुक्ल के स्थान पर जो है लाए। उनका नाम था प्रकाश चंद सेठी। प्रकाश चंद सेठी भी कांग्रेस के जो है वो अगर कहा जाए कि अच्छे, मतलब कहा जाए कि जाने माने जो है वो नेता थे। तो दोनों में अब अपने को याद रखना है, ध्यान से समझना। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूं कि श्यामा, यहाँ लिख देता हूं चरण, पूरा आप लोग लिख लेना, चरण शुक्ल जो है वो 69 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, डेट आपको दिखना है, 26 मार्च को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और जो है वो 28 जनवरी तक 28 जनवरी तक वो चीफ मिनिस्टर रहे।
केंद्र की राजनीति में पकड़ रखने वाले प्रकाश चंद सेठी, ठीक है, अभी जो है वो अगर कहा जाए कि 4th असेंबली ही चल रही है, ठीक है, 72 में जो है वो अगला असेंबली आएगा, प्रकाश चंद सेठी के हाथ में सत्ता आ जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, प्रकाश चंद सेठी के हाथ में। तो प्रकाश चंद सेठी जो है वो फिर जो है वो 1972 में, यानी 28 के बाद 29 जनवरी को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और 29 जनवरी से जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो 1975 तक जो है वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं, यानी 5th असेंबली में भी वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं। तो 1975 तक जो है वो प्रकाश चंद सेठी मध्य प्रदेश के जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। प्रकाश चंद सेठी के बारे में आपको 2-3 चीजें जो है वो बहुत अनोखी पता होना चाहिए यहाँ पर। अभी श्यामा चरण शुक्ल के बारे में हम एक बार और बात करेंगे, इसलिए हमने कुछ चीजें जो है वो छोड़ दी यहाँ पर। प्रकाश चंद सेठी के हाथ में जब सत्ता आई तो मतलब 2-3 चीजें यहाँ पर, कि प्रकाश चंद सेठी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है वो केंद्र की राजनीति में एक बड़ा जो है वो चेहरा बन गए। अभी नहीं, फिर बाद में जो है वो केंद्र की राजनीति के अंदर जो है वो बड़ा चेहरा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बड़ा चेहरा क्यों, क्योंकि वो गृह मंत्री बनेंगे देश के। तो गृह मंत्री एक छोटा मोटा जो है वो पद तो जो है वो होता नहीं यहाँ पर अगर कहा जाए। अब प्रकाश चंद सेठी, ध्यान समझिएगा, प्रकाश चंद सेठी के हाथ में जो सत्ता कब तक रही है, 22 मार्च तक रही, और 22 मार्च के बाद 23 मार्च 1972 से 1975 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे। इस दौरान क्या हुआ कि जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस को ठीक अच्छा जो है वो अगर कहा जाए वो, अभी इससे पहले हमने देखा कि कांग्रेस क्या है, छटपटा रही है, मतलब उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी के तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो उसके पास बिल्कुल बॉर्डर पे मेजोरिटी, यानी 167 एमएलए थे उसके। अब अगर हम 72 का इलेक्शन देख लें, यहां पर चले जाए, तो 72 के इलेक्शन में कांग्रेस को जो है वो काफी यहां पर दिख रहा है कि फायदा मिला। वो जो भारतीय जनसंघ थी वो अब 48 पर आकर टिक गई, और कांग्रेस जो है वो 220 जो है वो सीटों पर पहुंच गई। तो ये एक जो है वो कहा जाए कि प्रकाश चंद सेठी को इसका जो है वो क्या मिला, लाभ जो है वो मिल गया इस पूरी कहानी। और इस तरह से प्रकाश चंद सेठी मध्य प्रदेश में जो है वो मतलब चीफ मिनिस्टर जो है वो 72 में जब आए, तो 72 से यानी जनवरी से मार्च तक तो रहे, लेकिन फिर वो इलेक्शन के बाद भी, यानी 5th जो असेंबली इलेक्शन थे, उस 5th असेंबली इलेक्शन के बाद भी वो कब तक रहे, 75 तक जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे। दिसंबर 1975 तक वो चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे, और इंदिरा गांधी के अगर कहा जाए कि उनको काफी करीबी कह सकते हैं कि मतलब व्यक्तियों में जो है वो शामिल जो है वो किया गया। और यही रीजन है कि इंदिरा गांधी ने उनको जो है वो केंद्र की राजनीति में अच्छे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बड़े जो ओहदों के ऊपर जो है वो बिठाया वहां पे। प्रकाश चंद सेठी के बारे में एक और चीज आप याद रखिएगा, जो डकैत समस्या थी चंबल वैली की, उसका भी एक अच्छा प्रसंग है। प्रसंग तो खैर सुनाने का समय इतना तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, कि उन्होंने कहा ये डकैत जो है वो बहुत परेशान करते हैं, कि क्यों ना इनके ऊपर जो है वो हवाई जहाज से बम गिरवा दिए, यानी प्लेन से बम ही गिरवा दो, सब डकैतों को जो है वो खत्म ही कर। तो फिर वो डकैतों ने क्या है, सरेंडर जो है वो करना शुरू किया। तो डकैतों की समस्या को, 2 चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने डकैत समस्या को खत्म किया। एक तो अर्जुन सिंह का तो नाम हमेशा अपने को याद रखना ही है, उसमें जब हम अर्जुन सिंह के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे ही करेंगे। दूसरे प्रकाश चंद सेठी का भी नाम याद रखना है, क्योंकि वो कौन सा चीफ मिनिस्टर था जिसने डकैतों के ऊपर जो है वो एरोप्लेन से जो है वो बम गिराने की जो है वो बात कही। तो यहाँ ये हम जो है वो कह सकते हैं कि उनका नाम जो है वो प्रकाश चंद सेठी था। तो इस तरह से प्रकाश चंद सेठी के हाथ में जो है वो अब सत्ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो प्रकाश चंद सेठी एक अच्छा नाम थे कांग्रेस में। फिर 1975 मतलब लेकिन एक समस्या ये थी, प्रकाश चंद सेठी के जो संबंध थे वो इंदिरा गांधी से तो अच्छे थे, लेकिन इंदिरा गांधी के जो बेटे थे उनके साथ उनके संबंध उतने अच्छे नहीं थे। कहा जाता है कि डीपी मिश्र के और प्रकाश चंद सेठी के संबंध संजय गांधी के साथ बहुत अच्छे जो है वो नहीं थे, यहाँ पर अगर कहा जाए, ठीक है। तो 1975 तक जो है वो प्रकाश चंद सेठी अब चीफ मिनिस्टर रहे। 1975 में क्या हुआ, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब 75 वही समय था जब देश में क्या हो चुका था, आपको याद होगा कि आपातकाल जो है वो लग चुका था, इमरजेंसी देश के अंदर आ चुकी थी। तो आपातकाल के दौरान ही यहाँ पर अगर कहा जाए कि विद्याचरण शुक्ल जो है वो किससे जाकर मिली है, संजय गांधी से। और संजय गांधी के कहने पर इंदिरा गांधी ने कहा कि प्रकाश चंद सेठी को कि आप एक काम करो कि जो है वो रिजाइन कर दो, और विद्याचरण शुक्ल को जो है वो वापस जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, और हम आपको केंद्र की राजनीति में बुला लेंगे यहाँ पर।
तो प्रकाश चंद्र सेठी ने कहा कि ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो अब चूंकि आला कमान कह रहा है तो फिर तो बात जो है वो मानना ही पड़ेगी ना यहाँ पर। तो 75 में जो है वो प्रकाश चंद्र सेठी ने रिजाइन कर दिया और फिर 75 से 77 तक जो है वो विद्याचरण शुक्ल के हाथ में फिर से जो है वो चीफ मिनिस्टर का पद आ गया। अब बात वही हुई कि आपको केंद्र की राजनीति में बुला लेंगे, तो प्रकाश चंद्र सेठी को निश्चित बिल्कुल सही बात है कि केंद्र की राजनीति में बुला ली, और जब वो केंद्र की राजनीति में गए तो कुछ ही समय के बाद उनको जो है 1982 में, मतलब इसके बाद जो है वो इमरजेंसी हटने के बाद, तो फिर 77 में तो आपको मालूम है जनसंघ की क्या लहर थी, सॉरी जनता पार्टी की क्या लहर थी। तो यहाँ 75 में प्रकाश चंद्र सेठी के सत्ता से बाहर जाने के बाद श्यामा चरण शुक्ल एक बार और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए। ठीक है, ये ध्यान रखिए 1970। अब ये पूरी कहानी जो है वो उलझी हुई है, इसको मैं एक बार रफली आपको अभी जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो बता भी दूंगा। ये 3-4 चीफ मिनिस्टर एक साथ आगे पीछे, एक के बाद एक 2-3 साल में जो है वो, अब 77 में ये, मतलब 77 तक इधर रहे। इधर क्या हुआ कि जो है प्रकाश चंद्र सेठी 1982 में केंद्र की राजनीति में क्या बन गए, गृह मंत्री। ये गृह मंत्री इसीलिए याद रखना है कि 1982 से 1984 तक वो गृह मंत्री के पद पर रहे, और जिस समय प्रकाश चंद्र सेठी गृह मंत्री के पद पर थे, ये भी याद रखिएगा, उसी समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ठीक है, सिखों के खिलाफ जो है वो, मतलब ब्लू स्टार तो मुझे बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है कि एक ऐसी घटना है जिसने देश को हिला के रख दिया। बाद में फिर वो जो है वो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन का भी एक कारण बना, और सिख विरोधी दंगे भी देश के अंदर हुए, उनके जख्म आज तक हम लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकाश चंद्र सेठी, यानी अब आपके लिए एक और क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश चंद्र सेठी केंद्र की राजनीति में कहाँ थे, तो प्रकाश चंद्र सेठी केंद्र की राजनीति में जो है एक बड़े ओहदे पर थे, वो देश के गृह मंत्री थे। अब कहानी यहां पर फिर उलझ जाएगी। अब क्या हुआ कि 19, ये ध्यान रखिएगा, अब विद्याचरण शुक्ल के हाथ में जो है वो सत्ता आ चुकी है, चीफ मिनिस्टर है, बढ़िया चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को जो है वो विद्याचरण शुक्ल एंजॉय कर रहे हैं। 75 से 77 तक देश में आपातकाल लगा रहा। ये तो आपको मालूम होगा कि देश का लास्ट जो इमरजेंसी थी वो 75 टू 77 के समय थी, और इसके बाद से फिर आज तक जो है वो देश के अंदर कभी जो है वो आपातकाल नहीं लगा यहाँ पर। और जिस आधार पर आपातकाल लगाया गया था उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति कहा गया। तो अब वो शब्द ही, ठीक है, अगर कहा जाए कि 358 से हटा दिया गया, उसके स्थान पर जो है वो अब जो है वो सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो उस आपातकाल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह। अब उस समय एक कानून देश में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, सुना होगा आपने। कई लोगों को राजनीतिक बंदी जो है वो बनाया गया था, बहुत लोग उसमें मीसा में बंदी थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे कैलाश चंद्र जोशी, वो भी मीसा में बंदी रहे। ठीक है, तो पूरे देश में एक लहर थी कांग्रेस के खिलाफ। ठीक है, पूरे देश के अंदर, और सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर की ये जो है वो लाइनें, और जयप्रकाश जी का जो है वो आंदोलन यानी जेपी आंदोलन चल रहा था 77 में देश में। तो 77 की वो जो आंधी थी, उस आंधी से ना केंद्र की राजनीति बची ना राज्य की। 77 का जो इलेक्शन था, यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए, अभी हमको दिख रहा है कि 72 के इलेक्शन में कांग्रेस जहां 220 सीटें जीत रही, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब वो 77 का इलेक्शन आया तो कांग्रेस उस 220 सीटों से निकलकर कहां पर चली गई, 84 सीटों पर चली गई यहाँ पर। और जो है वो अगर कहा जाए जनता पार्टी ने 230 सीटें जीती, एक तरफा, जिसको कहते हैं ना मेजॉरिटी, एक तरफा जो है वो मेजॉरिटी। उस समय तक हमारे मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी थी, 320 हुआ करती थी, ये याद रखिएगा, है ना। तो ये 320 की सीटें 2000 तक रही। ठीक है, 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा तो इससे फिर जो है वो 90 सीटें छत्तीसगढ़ में चली आएंगी, तो अभी हमारी विधानसभा की सीटें 230 है। तो अब 1977 का जो इलेक्शन था उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। दूसरा कि केंद्र में भी जो है वो सत्ता बदल गई थी, उधर भी अगर कहा जाए कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, यहाँ पर मोरारजी देसाई, चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री देश को मिले। हालांकि लंबे समय तक जो है वो सरकारें जो है वो नहीं चली।
तो फिर उस दौरान जब क्या किया जाए यहाँ पर, जो अब मतलब 77 में जब ये इलेक्शन की जो बात निकल कर आई तब, तो यहाँ ध्यान से समझना, अब कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। यहाँ मैं यहीं इसी के ऊपर लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ पड़े। ये 2-3 साल में जो घटनाएं घटी उनका जो है वो पहला अपन ने देखा कि 1975 में, ठीक है, श्यामा चरण शुक्ल जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। मैं यहाँ पर श्यामा चरण शुक्ल अगर लिख रहा हूं इतना SCS, तो आप श्यामा चरण शुक्ल समझिए। और श्यामा चरण शुक्ल जो है वो कब तक चीफ मिनिस्टर रहे? 30 अप्रैल 1977 तक। ये वो दौर था जिस दौर में देश के अंदर आपातकाल लगा। 30 अप्रैल 1977 को जब, ठीक है, श्यामा चरण शुक्ल के हाथ से सत्ता गई, तो मध्य प्रदेश में लगा दिया गया राष्ट्रपति शासन। ये मध्य प्रदेश के इतिहास का पहला प्रेसिडेंट रूल था, राष्ट्रपति शासन, क्योंकि उस समय केंद्र में तो जो है वो इंदिरा गांधी ही सत्ता में थी, नई सरकार तो आई नहीं थी। तो पहला जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है मध्य प्रदेश में कब लगा? यानी 30 अप्रैल को जब तक वो रहे तो 30 अप्रैल को ही लगा। तो 30 अप्रैल 1977 से 23 जून, ठीक है, 1977 तक 54 डेज तक मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल रहा, राष्ट्रपति शासन रहा, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो है वो इलेक्शन होगा। अब जो 6th असेंबली इलेक्शन थे, यानी 1977 में 7 में 6 याद रखना ना, 77 में 6वें 6th असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को, अगर अभी की स्थिति के हिसाब से देखा जाए ओवरऑल, तो सबसे बुरी हार कांग्रेस की पूरे उस समय के लेकर अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी रही। उसको केवल कितनी सीटें मिली? 84। और जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 230। तो जनता पार्टी को जब 230 सीट मिली तो केंद्र में भी जो है वो उधर अगर कहा जाए कि आम चुनाव में भी जनता पार्टी जीत कर आई, तो उधर मोरारजी देसाई की सरकार बन गई और इधर जनता पार्टी की ओर से जो है वो जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनका नाम तो याद रखना ही है क्योंकि उनका अभी निधन हुआ है, वो थे कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी, ये अब याद रखना है, ध्यान समझना। अभी जितने चीफ मिनिस्टर हमने देखे, तो हमने देखा, फिर से देखिए, ध्यान समझिएगा, अभी हमने जितने चीफ मिनिस्टर देखे उनमें यहाँ एक अपन छोटा सा एक नोट बनाते हैं पहले, जिससे अपने को कहानी में थोड़ा सा समझ पड़े। पहले हमने नंबर 1 पे किसको देखा था? रविशंकर शुक्ल, है ना। यहाँ पर अपन थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं तो आपको याद रहेगा ना। ये रविशंकर शुक्ल कांग्रेसी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही थे, ठीक है। रविशंकर शुक्ल जो है वो 56 तक ही रहे, 31 दिसंबर को उनका जो है वो निधन हो गया पद पर रहते हुए। फिर रविशंकर शुक्ल के बाद भगवत राव मंडलोई आए, ठीक है। यहाँ पर जो है वो भगवंत राव मंडलोई, वो टेम्परेरी रहे। मैंने आपको कहा कि वो केवल और केवल जो है वो 21 दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे। उसके बाद केंद्र की राजनीति से, ये भी कांग्रेस के थे, केंद्र की राजनीति से एक जो है वो बड़ा चेहरा उठाया हमने, उनका नाम था कैलाश नाथ काटजू, है ना। मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब के मत समझिएगा, आप पूरा लिखिएगा, कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू ने बकायदा 5 साल तक सत्ता चलाई पूरी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि वो 57 से लेकर 62 तक कैलाश नाथ काटजू रहे, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। कैलाश नाथ काटजू के बाद, ठीक है, अब चूंकि मैंने क्या बताया था कि 1962 का इलेक्शन वो हार गए थे, तो फिर भगवंत राव मंडलोई के हाथ में जो है वो एक बार फिर से जो है वो टेम्परेरी जो है वो 1 साल के लिए सत्ता आई। तो 1 साल लगभग अगर कहा जाए, 1.5 साल मान लीजिए, 1.5 ईयर तक जो है वो चीफ मिनिस्टर है। अभी भी कांग्रेस ही जो है वो सत्ता में थी। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य, इंदिरा गांधी के चाणक्य, ठीक है, कई नामों से जाने जाने वाले द्वारिका प्रसाद मिश्र। और द्वारिका प्रसाद मिश्र में शुरू में एक लाइन बोलना भूल गया कि द्वारिका प्रसाद मिश्र के जो लड़के हैं ब्रजेश मिश्र, ठीक है, उनके जो लड़के थे ब्रजेश मिश्र, वो भारत में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नाम की एक पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। उस पोस्ट पर, ठीक है, बैठने वाले पहले व्यक्ति थे उनको, उनका अटल जी का जो है वो चाणक्य जो है वो कहा जाता है। तो अब जो है वो द्वारिका प्रसाद यहाँ लिख देते हैं, द्वारिका प्रसाद मिश्र के हाथ में सत्ता थी। वो 67 तक, यानी 63 से 67 तक जो है वो सत्ता में, ठीक है। यानी अभी पूरी कहानी जो है वो किसकी चल रही है? कांग्रेस की। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आए। द्वारिका प्रसाद मिश्र के कॉन्फ्लिक्ट थे महारानी विजयराजे सिंधिया से, और इस कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस टूट गई। और टूटने के बाद जो अगले 2 चीफ मिनिस्टर मिले हम,
ठीक है। एक मिले गोविंद नारायण सिंह, वो पूर्ण गैर कांग्रेसी नहीं थे, पूर्ण गैर कांग्रेसी नहीं क्योंकि वो कांग्रेस से ही थे, कांग्रेस से टूट कर गए थे। तो गोविंद नारायण सिंह जो है वो गैर कांग्रेसी तो आप लिख सकते हो, पूर्ण गैर कांग्रेसी अभी जो मैंने नाम बोला कैलाश चंद्र जोशी। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गोविंद नारायण सिंह के हाथ में जो है वो से जो है वो सत्ता, मतलब उनके हाथ में सत्ता आई, और फिर उसके बाद राजा नरेश चंद्र सिंह। इस तरह से ये प्रक्रम आपको, यानी ये वाला क्रम जो है वो याद रखना। अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं, वापस अपनी कहानी पर आ जाते हैं। तो अगले जो चीफ मिनिस्टर जो है वो मिले, अच्छा प्रकाश चंद्र सेठी के बारे में सामने दिख गया, तो एक और चीज बता जिनको ना मालूम, मध्य प्रदेश जो योजना आयोग है, ठीक है, जिसको हम एमपी प्लानिंग कमीशन कहते हैं, उसका गठन इन्हीं के समय, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा इनके बारे में। पहला, प्रकाश चंद्र सेठी के बारे में एक दो लाइन भूल गया मैं बताना, यहाँ पर देख लीजिए कि प्रकाश चंद्र सेठी के ही शासनकाल में राज्य प्लानिंग बोर्ड, यानी 24 अक्टूबर 1972 को स्टेट प्लानिंग बोर्ड का गठन हुआ था, जिसको हम लोग बाद में स्टेट प्लानिंग कमीशन कहने लगे। ठीक है, 21 सितंबर 2007 से इसको स्टेट प्लानिंग कमीशन कहा जाने लगा। तो ये एक इनके साथ जुड़ा हुआ एक यूनिक क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा प्रकाश चंद्र सेठी का, वो क्या पूछा जाएगा कि वो मध्य प्रदेश के पहले कौन से मुख्यमंत्री थे जो राज्य योजना आयोग के, ठीक है, पहले अध्यक्ष थे। या आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि राज्य योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन है, तो अब चूंकि इन्हीं के शासनकाल में राज्य योजना आयोग का गठन हुआ, तो यही होंगे पहले अध्यक्ष, क्योंकि राज्य योजना आयोग या स्टेट प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिसर चेयरमैन तो जो है वो चीफ मिनिस्टर ही होता है। तो इस तरह से 24 अक्टूबर 1972 को इन्होंने जो है वो मतलब राज्य योजना मंडल का जो है वो गठन कराया था। अब आते हैं, यहाँ क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये गोविंद नारायण सिंह की जो है यहाँ पर सॉरी जो है वो, अब आते हैं कैलाश चंद्र जोशी। तो कैलाश चंद्र जोशी यानी जो पहला आपातकाल खत्म हुआ, उसके बाद जो है वो कैलाश चंद्र जोशी के हाथ में सत्ता आ गई। ठीक है, और कैलाश चंद्र जोशी जो है वो मध्य प्रदेश के पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि उन्होंने वो कांग्रेस से कभी जो है वो उनका कोई सरोकार था भी नहीं, और कांग्रेस मतलब अगर कहा जाए कि वो बीजेपी में एक बहुत बड़ा नाम बने, बाद में बीजेपी का नाम बने, क्योंकि उस समय तक तो बीजेपी का गठन ही नहीं हुआ था। अभी जो जनसंघ है 1980 अप्रैल 1980 में जनसंघ को ही हम बीजेपी कहेंगे। तो इस तरह से, हालांकि लेकिन वो लंबे समय तक जो है वो चीफ मिनिस्टर के पद पर नहीं। ठीक है, अब उनके चीफ मिनिस्टर के पद को छोड़ने के क्या कारण थे, ये तो कोई जो है वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने, ठीक है, स्वास्थ्य के खराब होने का जो है वो हवाला देकर जो है वो चीफ मिनिस्टर के पद से जो है वो रिजाइन कर दिया। तो वो केवल और केवल लगभग 207 दिन जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे। यानी कैलाश चंद्र जोशी के हाथ में जो है वो 24 जून को सत्ता आई, ठीक है, 1977 को इमरजेंसी हटने के बाद 23 जून को हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से प्रेसिडेंट रूल हला, और वो 17 जनवरी 1978 तक जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे। और 17 जनवरी 1978 को उन्होंने कहा कि साहब मेरा जो है वो स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता है, इसलिए जो है वो मैं रिजाइन कर। तो अब चूंकि निश्चित रूप से रिजाइन करेंगे तो जो व्यक्ति आएगा वो भी जो है वो जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस को तो इतनी सीटें ही नहीं मिली थी। तो उनके रिजाइन करने के बाद जैसे ही उन्होंने जो है वो इस पोस्ट से रिजाइन किया, तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा को जो है वो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद जो है वो सुंदर लाल पटवा। अब यहां से कहानी बड़ी उलझी हुई है, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 6th जो असेंबली चल रही है, यहीं अपन इसी के जो है नीचे ले लेते हैं। अभी हम कौन सी जो है वो असेंबली की बात कर रहे हैं, 6th असेंबली की बात कर रहे हैं। तो यही वीरेंद्र कुमार सकलेचा से ही जो है उसको बात कर लेते हैं कि भाई आपके यहाँ प्रेसिडेंट रूल हटता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन कब हटता है, 23 जून को हटता है। ठीक है, यहाँ पर, और 23 जून को हटने के बाद फिर जो है सत्ता जो है वो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के हाथ में आती है। तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने, एक्चुअल क्या है कि इस मतलब क्या होता है ना कि अगर गतिरोध होते हैं राजनीति में, तो लंबे समय तक कोई जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो पहले तो जो हमारे पास आ गए वो आ गए कौन, कैलाश चंद्र जोशी, यहाँ लिख लिया अपन ने, कैलाश चंद्र जोशी आ गए। ठीक है, ये 23 के बाद 24 जून से, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, यहाँ जून वही लिख देते हैं, 24 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक रहे। इन्होंने कहा कि साहब जो है वो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता,
इसलिए जो है वो मैं रिजाइन जो है वो करना चाहता हूँ, जनता पार्टी से ही थे, ठीक है। और मीसाबंदी तो, और ये इनके बारे में तो आप अपने स्तर भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनका अभी जो है वो निधन हुआ 2019 में, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है ये यहाँ पर। फिर इनके जब स्वास्थ्य के खराब हालात की बात है, तो फिर जो इसके जस्ट बाद जो दूसरे चीफ मिनिस्टर आए वो उनके मतलब सहयोगी थे या उनके मित्र थे, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम थे। मतलब उन्होंने कभी राजनीति में कोई बड़ा पद नहीं लिया, लेकिन वो एक बड़ा नाम थे, उनका नाम था कुशाभाऊ ठाकरे। तो कुशाभाऊ ठाकरे, ठीक है, यहाँ पर कई आपने ब्रिज देखे होंगे, कई जगहों के नाम देखे होंगे उनके नाम से। कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा कि भाई वीरेंद्र कुमार सकलेचा को जो है सीएम जो है वो बना दिया जाए। तो इस तरह से वीरेंद्र कुमार सकलेचा के हाथ में अचानक अगर कहा जाए कि कैलाश जोशी के बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर का जो है वो पद आ गया, ठीक है। और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो है वो 78 में जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। 1978 में वीरेंद्र कुमार सकलेचा मध्य प्रदेश के जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि वो लंबे समय तक जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं, 2 साल ही वो चीफ मिनिस्टर रहे। जनवरी 1978 में वो चीफ मिनिस्टर बने थे, 18 जनवरी को, ये 17 जनवरी को उन्होंने छोड़ा चीफ मिनिस्टर पोस्ट, 18 जनवरी को बने। और 19 जनवरी 1980 को उनके हाथ से वो चीफ मिनिस्टर का पद चला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी वीरेंद्र कुमार सकलेचा के हाथ से ये पोस्ट जो है वो चली। तो इस तरह से लगभग 2 साल जो है वो वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे। और वीरेंद्र कुमार जब सकलेचा जो है चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पर, उसके बाद जो है वो सुंदरलाल पटवा को उनके स्थान पर 80 में जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जो अब हम अलग अलग से बात करेंगे, अलग से लेक्चर में, सुंदरलाल पटवा से। तो सुंदरलाल पटवा जो आए थे 1980 में आए थे यहाँ पर। लेकिन कहानी बड़ी अब ट्विस्ट की है। सुंदरलाल पटवा 1980 में बने। अब देखो 77 में चुनाव हुए, नियम अनुसार तो वो चुनाव कब तक रहना था, 82 तक रहना था। लेकिन केंद्र में जब सत्ता गिरी 1980 में, तो राज्य के अंदर भी उन्होंने क्या कर दी, विधानसभा को विघटित कर दिया। और 80 में जो है वो क्या हुआ, 7th असेंबली इलेक्शन। तो जब 80 में जब 7th असेंबली इलेक्शन हुए, तो उस इलेक्शन से पहले की स्थिति तक मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब ध्यान समझो, जो बात मैं बोल रहा हूं उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 1980 में वीरेंद्र कुमार सकलेचा के स्थान पर चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है सुंदरलाल पटवा, ठीक है। मंदसौर की राजनीति में जो है वो बड़ा एक जो है वो नाम थे वहां पर। फिर इधर एमपी मतलब भोपाल के आसपास भी अपन अलग से पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे पूरी। तो अब 80 में जो है वो वीरेंद्र सुंदरलाल पटवा के हाथ में आ गया। अब सुंदरलाल पटवा चीफ मिनिस्टर बने ही थे, यानी 20 जनवरी 1980 को वो चीफ मिनिस्टर बने, और 17 फरवरी 1980 को असेंबली डिसॉल्व कर दी और लगा दिया प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। ये एक्चुअल प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाना जो है वो गलत था, पर अब लगा दिया, क्या कर सकते हैं। तो 17 फरवरी से लेकर 9 जून तक 1980 तक मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहा दूसरी बार, ठीक है। 113 दिन राष्ट्रपति शासन रहा, जो कि एक्चुअल गलत था, पर अब लगा दिया, क्या करें। नहीं तो नियम तो ये कहता है कि 77 से कब तक चलना थी पूरी कहानी, 82 तक चलना थी, पर लग गया राष्ट्रपति शासन जो है तो लग गया साहब। अब 1982 में सॉरी, यहाँ पर अगर कहा जाए 1980 में राष्ट्रपति शासन इधर जो है लगा रहा, इधर असेंबली इलेक्शन। अब असेंबली इलेक्शन में कहानी ही पूरी क्या हो गई, पलट के रख दी असेंबली इलेक्शन। तो यहां अगर हम बात करें कि जो 1980 के असेंबली इलेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, ये जो 1980 की असेंबली थी, ये इसलिए भी याद रखना है कि 77 के बाद 3 साल के बाद ही अगला असेंबली इलेक्शन। इस असेंबली इलेक्शन में वो जो जनता पार्टी की सीट थी वो वापस कहाँ रीस्टोर हो गई, कांग्रेस में। अब आपको दिख रहा होगा कि कांग्रेस आई के पास कितनी सीटें आ गई, 246, और जनता पार्टी तो खत्म ही हो चुकी थी। तो अब जो है वो बीजेपी नाम की पार्टी आ गई, उसके पास आ गई 80 सीट। यही रीजन है कि 80 के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन के बाद वो जो कांग्रेस का जो बनवास चला आ रहा था कि उनको कोई एक सही चीफ मिनिस्टर जो है नहीं मिल रहा था, फुल मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, उसको भर दिया किसने, अर्जुन सिंह ने। और अर्जुन सिंह ने कैसे भरा वो भी हम बात करेंगे। और अर्जुन सिंह जो है वो लगभग 5 साल जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पर। तो अर्जुन सिंह 1980 में जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। इस तरह से ये एक बड़ा उलझन भरा पहलू है कि 77 से 80 के बीच, यानी श्यामा चरण शुक्ल का 1975 में चीफ मिनिस्टर बनना,
77 में मध्य प्रदेश में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगना, फिर 77 में 54 दिन के राष्ट्रपति शासन के बाद कैलाश चंद्र जोशी का चीफ मिनिस्टर बनना, फिर खराब स्वास्थ्य के कारण उनके रिजाइन करने के बाद वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद जो है वो सुंदरलाल पटवा, यानी हमने 77 से 80 के बीच में 3 चीफ मिनिस्टर देखे। और 80 में जो है वो केंद्र में और यहाँ दोनों जगह जो है वो मध्यवर्ती चुनाव हो गए। इधर जो है वो मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया साहब, 113 दिन प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा। और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने आशा नहीं करी थी। आज के समय में होता तो हम कहते अच्छा शायद ईवीएम में गड़बड़ी है कि वो कांग्रेस वापस 246 सीट पर आके खड़ी, और फिर जो है वो अर्जुन सिंह के हाथ में जो है वो सत्ता गई और अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के जो है वो 1980 में मुख्यमंत्री बने। इस तरह से ये हमको इतना जो है वो इसमें पता होना चाहिए, ये बेसिक कहा जाए पहले। अब इसमें जो हमने अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, इतनी जो बातें करी, थोड़ा सा अपन फटाफट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं पूरे चीफ मिनिस्टर के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है वो पता होना चाहिए। हम सबसे आखिरी से कर रहे हैं, लास्ट वाले से। यहाँ पर अगर कहा जाए वीरेंद्र कुमार मतलब सबसे आखिरी वाले चीफ मिनिस्टर से पहले की ओर जो है बढ़ रहे हैं। तो अब हमारा जो आज के समय में मतलब क्रम में आखिरी जो चीफ मिनिस्टर है वो है वीरेंद्र कुमार सकलेचा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जनता पार्टी से चीफ मिनिस्टर थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ध्यान रखिएगा, जब गोविंद नारायण सिंह के हाथ में सत्ता आई तो उस समय वो मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने। ये ध्यान से रखना, जो अब जो 10 मिनट की बातें हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा काम की। तो वो पहले जो है वो उप मुख्यमंत्री नाम का कोई संवैधानिक पद नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री भी बने। तो 1967 में वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी थे। दूसरा कि वीरेंद्र कुमार सकलेचा कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे। यही रीजन है कि थर्ड और फोर्थ असेंबली के दौरान वो नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, यानी विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर रहे। ये भी यानी ऐसा प्रश्न कई बार आता है ना कि इनमें से कौन से मुख्यमंत्री विधानसभा में जो है वो विपक्ष के नेता रहे, या ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे या विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। यहाँ पर ये जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये भी उनके लिए जो है वो याद रखना। और उनकी राजनीति हमेशा जनसंघ से जो है वो चलती रही। बाद में 77 में वो जनता पार्टी वाली राजनीति का हिस्सा जो है वो रहे, यानी जनसंघ उसी का हिस्सा बन गया था। 80 तक तो एक साथ ही जो है वो रहा। तो एक ये पहला हो गया वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बारे में, बस इतना अपने को याद रखना है, ठीक है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा से थोड़ा ऊपर आते हैं तो कैलाश चंद्र जोशी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो भी जनता पार्टी से ही चीफ मिनिस्टर रहे। और कैलाश चंद्र जोशी ने जो है वो खराब स्वास्थ्य के कारण जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे दिया। मीसा के दौरान उन्हें जो है वो नजरबंद करके रखा गया यहाँ पर। इसके अलावा जो है वो कुछ याद नहीं रखना। हाँ, ये भी जो है वो अगर कहा जाए 5वीं और 8वीं विधानसभा यानी 5th और 8th जनरल, इसके बाद भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8वीं जो विधानसभा है वो 85 to 90 है, सुंदरलाल पटवा के बाद वाली। तो 5वीं और 8वीं विधानसभा के दौरान वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन के पद पर रहे। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है। अभी हमारे पास लीडर ऑफ द अपोजिशन पे 2 जो है वो चीफ मिनिस्टर हो गए, एक ये हो गए और एक ये हो गए, ठीक है। तो ये इतनी चीजें जो है वो अपने को याद रखना है। एक सबसे बड़ी विक्ट्री कांग्रेस को हराकर जिस समय ये चीफ मिनिस्टर बने, ये वो पहला समय था जब सबसे बड़ी विक्ट्री जो है वो किसी दूसरी पार्टी को मिली थी कांग्रेस के अलावा मध्य प्रदेश के अंदर। ये आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो ये मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका जो है वो बन सकता है। और वो थी 6वीं विधानसभा। और 6वीं विधानसभा में चूंकि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी, तो वो भी याद रखिएगा यहाँ कि कांग्रेस के ही बहुत ही जाने माने नेता अर्जुन सिंह उस समय जो है वो विपक्ष के नेता थे। ये ध्यान रखिएगा। कैलाश जोशी, इसमें बड़ा उलझन है, कैलाश जोशी जब चीफ मिनिस्टर थे तब अर्जुन सिंह जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे विधानसभा में। ये 3 चीफ मिनिस्टर तो अभी बता दिए। फिर अगर आ जाए प्रकाश चंद्र सेठी, तो मैंने आपको बताया था कि जो है वो डकैत समस्या को उन्होंने जो है वो कम कराने की जो है वो कोशिश करी यहाँ पर। दूसरा अगर कहा जाए कि उन्हीं के शासनकाल में राज्य योजना आयोग या योजना मंडल का जो है वो गठन हुआ। इस प्रकार मध्य प्रदेश योजना आयोग के वो पहले चीफ मिनिस्टर बने। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हो सकता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के अलावा वो भारत के गृह मंत्री के पद पर भी थे यहाँ पर, ये भी आपको जो है वो याद रखना है।
जिस समय देश में आपातकाल लगा, यानी इंटरनल इमरजेंसी लगी 1975 से 77 के बीच, उस समय वो जो है वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पद पर थे। ये भी एक जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे थे, ठीक है, और ठीक है, विद्याचरण शुक्ल के भाई थे। उनके जो भाई थे विद्याचरण शुक्ल, वो केंद्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो है वो चेहरा थे। श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश में एक बार नहीं 3 बार जो है वो चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे। कोई पूछेगा कि कितने बार जो है वो चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे, 3 बार जो है वो चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे। लेकिन जब 67 में, ध्यान रखिएगा, जब 67 में मतलब कहा जाए कि कांग्रेस के स्थान पर जब सत्ता जो है वो गोविंद नारायण सिंह के हाथ में, तब श्यामाचरण शुक्ल जो है वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन बने थे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब अगले ये भी हमारे पास हो गए, अभी 3 के बाद ये चौथे हो गए जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी जो है वो रहे, ये ध्यान रखिएगा। तो श्यामाचरण शुक्ल भी जो है वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे थे। ये एक आप याद रखिएगा जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है। फिर इसके ऊपर जाएं, राजा नरेश सिंह, केवल 2 ही चीजें याद रखना है, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, और सारंगगढ़ जो छत्तीसगढ़ में जगह है, वहां की गौंड रियासत के वो राजा थे। इसके अलावा कुछ अपने को याद नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ फिर अगले आते हैं गोविंद नारायण सिंह, कांग्रेस से बगावत करके जो है वो संयुक्त विधायक दल की ओर से चीफ मिनिस्टर बने। तो पहले गैर कांग्रेसी, लेकिन पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी नहीं बोलेंगे, पहले गैर कांग्रेसी बोल दो तो चल जाएगी कहानी, तक ये जो है वो रहे। ये इतना, बाकी तो और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा जो है काम का है। हाँ, जो मैंने एक बात अभी शुरू में ही बता दी थी कि जिस ये पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो लीडर ऑफ द हाउस नहीं थे। उस समय विजयाराजे सिंधिया लीडर ऑफ द हाउस थी जब तक ये मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर। फिर उसके बाद वो बिहार राज्य के चीफ मिनिस्टर भी बने। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं बताना ही भूल गया कि उनके पिता यानी वो अवधेश प्रताप सिंह, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी तो सबने ही सुनी होगी, ठीक है, और मध्य प्रदेश के अंदर अवधेश प्रताप सिंह जी का जो है वो कद तो बहुत ही बड़ा कद था। तो विंध्य क्षेत्र के वो चीफ मिनिस्टर भी थे। तो उनके ये बेटे थे, ये ध्यान रखिएगा, है ना, उनके बेटे थे, ये मैं बताना भूल गया, तो ये अब याद रखिएगा। इसलिए लास्ट का जो 10 मिनट का सेशन है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। द्वारिका प्रसाद मिश्र, मैंने आपको बता ही दिया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में वो चाणक्य कहलाते थे, इंदिरा के एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो एक जाने माने राइटर भी थे, कई रचनाएं लिखी जिसमें कृष्णायन जो है वो जरूर याद रखिएगा यहाँ पर। और फिर एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर जिनको न्यायालय ने लड़ने पर उनके जो है वो प्रतिबंध लगा दी। ये सेम इंदिरा गांधी जैसे कांड केस हुआ, याद होगा, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस पढ़िए आज आप खुद अपने स्तर पर। उसमें इंदिरा गांधी को भी गिल्टी पाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि आपने गवर्नमेंट मशीनरी का जो है वो दुरुपयोग किया। सेम यहाँ केस था, बस यहाँ ये अंतर था कि जो कमल नारायण शर्मा जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनका आरोप ये था कि इन्होंने चुनाव में जो तय राशि उससे ज्यादा जो है वो खर्च किया। उसके पीछे बहुत सारी स्टोरियां हैं, लेकिन वो हमारे एग्जाम में स्टोरी नहीं आती। मैंने कहा ना कि कथाएं नहीं आती एग्जाम में, कंसेप्ट आते हैं और फैक्ट एंड फिगर जो आते हैं, तो हम उन्हीं को पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, बाकी चीजों को छोड़ दें। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र जो है वो पहले मुख्यमंत्री थे जिनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा, नंबर 1, जो उच्च न्यायालय के सामने गए, नंबर 1, जो किसी न्यायालय में प्रस्तुत हुए, नंबर 3, गुलाबी चना कांड उनके समय में हुआ, ये जो है वो यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो खबर जो है वो मानी जाती है। और उनके बेटे, मैंने कहा आपको बताया भी था कि ब्रजेश मिश्र अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में क्यों, अच्छा इसलिए नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे, कोई भी भारत में ऐसा पद जो पहला हो तो वो आपको याद रखना चाहिए। तो पहले राष्ट्रीय जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है भारत का, तो आप कहोगे ठीक है ब्रजेश मिश्र, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर कहा जाए ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आते हैं हम कैलाशनाथ काटजू। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैलाशनाथ काटजू कितने बड़े बड़े पदों पर रहे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको गृह मंत्री, विधि मंत्री, रक्षा मंत्री और 2 राज्यों के राज्यपाल, ये तो रट ही लेना है। और खासकर जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है वो रक्षा मंत्री, क्योंकि वो इसी पोस्ट को छोड़कर जो है वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर उनके पोते मार्कंडे काटजू सुप्रीम कोर्ट के जज पर रहे, काफी चर्चा में रहे, अभी कुछ विवादों में भी रहे। बुक आपको मैंने स्क्रीन जो है, जो भी कोई ऐसा कंटेंट दिखता है तो आप स्क्रीन को रोक कर नोट भी कर सकते हैं यहाँ पर।
तो माय पेरेंट्स उनकी बुक है यहाँ पर अगर कहा जाए, ठीक है। रामन से जो है ये भी बुक है उनकी। मतलब आप ये वाला कंटेंट तो आप खुद जो है वो नोट करें, इसको स्क्रीन को रोक लिया करें और नोट कर लिया करें, इसको मैं क्या सुनाऊं कि भाई इसमें जो है वो मैं पूरी कहानी सुनाऊं। हाँ, चंबल साहब कहते थे, एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि साहब चंबल साहब किसे कहते थे, शायद वो भी ये वीडियो देखे तो कहेगी कि चंबल साहब इनको कहा जाता था। तो कैलाश नाथ काटजू केंद्र की राजनीति से और भारत के राजनीति में एक बड़ा चेहरा थे जो रहे। और उसके फिर भगवंत राव मंडलोई, तो मैंने पहले ही बताया कि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरह उनको जो है वो ज्यादा याद किया जाता है। हालांकि काफी यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो उनका एक राजनीतिक कैरियर भी है, ठीक है। खंडवा से थे, यही प्रश्न आएगा कि कहाँ से थे वो, खंडवा से थे ये हम कह सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पद लेकिन ये पूछे नहीं जाते, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए राज्य में कभी ऐसे प्रश्न नहीं आते कि कौन जो है वो वित्त मंत्री रहा, कौन कृषि मंत्री रहा, ये राज्य में नहीं पूछे जाते क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब कहा जाए कि इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो भगवंत राव मंडलोई का नाम याद रखना है। और फिर पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे वो मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने, कैसे क्या रहा। इस तरह से हमने ये देखा कि 1956 से 1980 के बीच, 1956 टू 1980 के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव है। और इन उतार चढ़ावों का एक सबसे बड़ा कारण है कि आपका और मेरा जो है वो वोट डालने ना जाना। क्योंकि जब हम वोट नहीं डालते हैं तो किसी को जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलती है तो सत्ता स्थिरता के साथ नहीं आ पाती। और जिसको अपन हंग पार्लियामेंट बोलते हैं, त्रिशंकु संसदीय विधायिका बोलते हैं, उसमें शासन व्यवस्था वैसे नहीं चल पाती जैसे हम सोच पाते हैं। दूसरा एक और जो हमने समस्या देखी कि 67 के बाद आया राम गया राम, यानी विधायक एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में जा रहे थे, उसका भी अब निदान हो गया है, जिसको हम आम भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। लेकिन वो भी अपूर्ण है एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि इसमें विधानसभा अध्यक्ष तय करता है। और आप उठा के देखोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ आज तक कभी पूरी तरीके से लागू हुआ ही नहीं, ठीक तरह से देखा जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके लूप्स का इस्तेमाल लोग कर ही लेते हैं, बाहर से सपोर्ट कर देते हैं ऐसे। और भी तो इस तरह से पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। और कुछ जो फैक्ट एंड फिगर आपको लग रहा होगा कि बहुत वन लाइन फैक्ट नहीं बताए, तो थर्ड पार्ट में हम आपको वन लाइन फैक्ट्स लास्ट में लिखवाएंगे पूरे पूरे चीफ मिनिस्टर्स के। तो बहुत आपका धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा। एक्चुअल ये बोलने में थोड़ा सा बोलते तो बनता ही नहीं है, तो लाइक करिएगा चैनल को, इसको शेयर करिएगा। आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिएगा, कुछ अगर गलती हो तो बताइएगा भी। और एक बात जरूर याद रखिएगा, देखिए ये जो वीडियो में बनाता है ये कोई प्री प्लान तो मैं बना नहीं पाता है। तो इनकेस अगर मान के चलिए बोलते समय कहीं कोई शब्द अगर गलत निकल जाता है या डेट हमारी गलत हो जाती है और मैं बाद में उसको देखता हूँ या मुझे मिलता है या कोई बच्चा मुझे मैसेज करता है, आप ही में से कोई स्टूडेंट, तो वो जो डिस्क्रिप्शन होता है ना मैं उसमें लिख देता हूँ। जैसे एक गवर्नर वाले वीडियो में मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो आपसे ये अनुरोध है कि वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन को जरूर जो है वो जब भी आप देखें तो एक बार जरूर 2-4 दिन के बाद देख लिया कीजिए कि कोई डिस्क्रिप्शन में कोई लाइन लिखी है क्या, क्या ये सब ये बात गलत लिखा गई या बोली गलती से ये शब्द की जगह ये निकल गया, तो आप इसको सुधार लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और उम्मीद है कि इसी तरह से आप जो है वो जुड़े रहेंगे और इसी तरह से इसको वॉच कीजिए, कोशिश करिए कि पूरा देखिए जिससे कि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हों। और कुछ कमी लगे तो निश्चित रूप से आप मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।